जी श्याम जी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी लोगों का इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तमाम फेसबुक लाइव कार्यक्रमों से इतर ये एक बिल्कुल नया प्रयोग है। यहाँ जो लोग आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, अलग अलग माध्यमों से जुड़े हैं और वहां से निकलते हुए ये बात आज यहाँ तक आई है कि व्हाट्सएप ग्रुपों में जो चर्चा चलती है, क्यों ना उसे हम लाइव एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान के साथ इसे एक अलग स्वरूप दिया जाए। यहाँ दिख रहे सभी लोग पत्रकार हैं, कुछ उस पेशे में बने हैं, कुछ उस पेशे से अलग कहीं और कुछ कर रहे हैं, लेकिन सभी की मूल भावना उसी पत्रकारिता की है। और आज यहाँ की जो चर्चा है उसका एक सबसे बड़ा जुड़ाव ईटीवी है। ईटीवी आज से 20-22 वर्ष पूर्व जब हिंदी के चैनल्स वहां प्रारंभ हो रहे थे तो तमाम हम सभी लोग वहां बिल्कुल उत्तर भारत से और कुछ लोग दक्षिण भारत से भी वहां गए और एक बड़े ही टीवी के एक बड़े अभियान का प्रारंभ हुआ। उसका सिलसिला बड़ा लंबा चला, लेकिन हम में से कई लोग जो फाउंडर्स ग्रुप के रूप में उससे जुड़े रहे और ये जो ग्रुप आज आपको छोटा सा यहाँ दिख रहा है उसके सभी वो लोग हैं जो उसके स्थापना के समय से जुड़े हैं। आज का मौका एक और विशेष मौका है जिसमें एक फेसबुक पेज का निर्माण हुआ है और हमारे वरिष्ठ मित्र और पूर्व में सहयोगी रहे मैं श्रीमान परमेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि बहुत संक्षेप में जो अपना ग्रुप आज उन्होंने क्रिएट किया है और हम सभी लोग उत्साहित हैं वो इसके विषय में बताएं। धन्यवाद श्याम जी। असल में 2 दशक पहले जब ईटीवी की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त हम में से ज्यादातर लोगों की ये पहली नौकरी थी। टीवी के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते भी नहीं थे और हैदराबाद में जो कि एक हिंदी भाषी प्रदेश है भी नहीं, पूरी तरह से मिक्स वो चलता है, तेलुगु भी बोलते हैं लोग ज्यादातर, और पहले से जो वहाँ चैनल था वो भी तेलुगु में ही था। तो जब हिंदी के 6 चैनल एक साथ और बाकी जो अलग अलग राज्यों के, गुजराती के, कन्नड़ के, उड़िया के, ये सब चैनल शुरू हुए तो हम सबके सामने एक अजीब तरह की स्थिति थी। अजीब इसलिए कि एक तो सब लोग उत्तर भारत से जाकर के वहां पर एक हिंदी चैनल के लिए काम कर रहे थे और चूंकि परिवार से इतनी दूर पहली बार गए थे तो हम साथ ही एक परिवार के रूप में साथ आए। तो एक अलग तरह का जुड़ाव जिसको बोलते हैं फर्स्ट लव, वो हम लोगों का फर्स्ट लव, पहला प्यार था साथियों के बीच में। वही परिवार थे, वही मित्र थे, उन्हीं के साथ आना जाना। चूंकि ईटीवी में क्या है कि वो फिल्म सिटी की बस चलती है, प्राइवेट, उससे लोग आते जाते नहीं है, तो सफर में भी साथ, आने में, जाने में, खाने में, काम करने में, सब। तो एक लगाव जो ऐसा बना जो फाउंडर्स के बीच में, वो इतना प्रगाढ़ बना, इतना मजबूत बना कि 20 साल के सफर के दौरान हम में से ज्यादातर साथी देश के अलग अलग चैनलों में चले गए और अलग अलग भूमिकाओं को आज भी मतलब अलग अलग भूमिकाओं को जी रहे हैं। लेकिन उनके बीच जो ये ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है एक जुड़ाव बना रहा, वो कभी टूटा नहीं, वो मजबूत ही होता गया। जो लोग इसको आपको मतलब ये जब हम फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो जो ग्रुप के बाहर के साथी हैं, जो दर्शक हैं, जो मित्रगण जुड़े हैं, उनको बता दें कमाल की बात कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक रूल है। ये रूल हम लोगों ने खुद बनाया है। रूल ये है कि यहाँ से कोई एग्जिट नहीं करेगा, नाराज हो जाए, नाराजगी के बावजूद रहना यही है, जाना नहीं है कहीं। और जो हमारी चर्चाएं चलती हैं, जाहिर सी बात है हम सभी पत्रकार हैं तो समसामयिक विषयों पर ही हमारी चर्चाएं चलती हैं और बीच बीच में हम लोग उन दिनों को जी भी लेते हैं। उन दिनों को जब जीते हैं तो ठीक है, इस समय हम सभी 40 और 50 के बीच में जो उम्र में हैं, लेकिन तब हम लोग 20 से 30 के बीच में थे और जो एनर्जी थी वही एनर्जी आज भी हम लोग जब आपस में मित्र मिलते हैं या बातें करते हैं तो होती है। तो एक अब क्या है कि जो 2 दशक का जो हमारा अनुभव है, आप अनुमान लगा लें कि
ये फाउंडर्स का जो सामूहिक अनुभव होगा वो कितने वर्षों का हो गया है, इस अनुभव का लाभ ग्रुप से बाहर निकलकर बाकी लोगों तक भी पहुंचे। क्योंकि अब हम लोग हर चीज के बारे में, खबरों के बारे में, चुनाव के बारे में, तमाम चीजों के बारे में एक ऐसी सोच हम लोगों के पास आ गई है, एक ऐसा अनुभव आ गया कि हम लोग चीजों को बेहतर समझ सकते हैं, उसके पीछे की राजनीति। जैसे श्याम जी, इस समय श्याम जी का एक कार्यक्रम मुझे याद आ रहा है, वो मतलब क्या था श्याम जी, वो सुर्खियों से आगे। हाँ, सुर्खियों से आगे। हाँ, सुर्खियों से आगे, मतलब कि हेडलाइंस के नाम तो आगे है, लेकिन हम हेडलाइंस के पीछे की भी खबर श्याम जी तलाशते थे। और ऐसे ही हम लोग खबर को जो सूंघते हैं और समझते हैं कि क्या है, उसके पीछे जो है विश्लेषण जो है जब हम करते हैं, एक लाइन की खबर पे आधे आधे घंटे के शो जब हम बनाते हैं, तो उसके पीछे यही अनुभव है, यही जो है वो विशेषज्ञता है। तो हम लोग ये सोच करके इस पेज पर आए कि ये सिर्फ ग्रुप तक न सीमित रहे, एक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आज का जो विषय है, आज का विषय हम लोगों ने जो रखा है वो ये है कि राजनीति में जो हम देखते हैं कि पूरे देश में ये चर्चा चलती है, इसलिए हमने जानबूझ करके आप लोगों से जुड़ने के लिए पहले विषय के रूप में इसे चुना कि राजनीति का जो स्तर है, लोग अक्सर बोलते हैं कि पहले क्या राजनीति हुआ करती थी और आज क्या हो गई है, या कई बार हम लोग खुद सुनते हैं तो अफसोस करते हैं कि कैसे लोग बोलते हैं, कैसे नेता बोलते हैं, क्योंकि लोग, देश की जनता उन्हें एक आदर्श के रूप में देखती है, उनकी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं, देश चर्चा करता है। तो इस स्तर को लेकर के किस तरह की स्थितियां बन रही हैं और क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या कोई इसका समाधान हो सकता है, तो इस विषय को लेकर के हम लोगों ने एक पहल की है कि चर्चा करें और लोगों के राय जाने कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या सोच है। तो श्याम जी के पास मैंने ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, श्याम जी आगे बताएंगे आपको। बाकी सभी मित्र अभी जुड़े हुए हैं, जितने आप देख रहे हैं उनसे ज्यादा मित्र अभी अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं, तो वो लोग भी आएंगे। बाकी श्याम जी आगे देखिए। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, और आपको विशेष रूप से साधुवाद, जिस तरह से आप एक ग्रुप को जोड़े रखने में सक्रियता के साथ और सभी को एक विचारों की दिशा के साथ, एक अनुशासन के साथ, और ये विचार आपके दिमाग में आया कि आज हम इस रूप में जुड़े, ये भी बहुत अच्छा है। विषय की प्रस्तावना आपने रख दी है, विषय के विषय में जानकारी आपने दी है, लेकिन हम उस पर अपनी चर्चा प्रारंभ करें उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि जब भी ईटीवी की बात आएगी और फाउंडर्स ग्रुप की बात आएगी तो हमारे जहन में वो कुछ लोग अवश्य ही आएंगे जो आज हमारे बीच नहीं है, और अपनी इस चर्चा का प्रारंभ हम सभी लोग उनको एक श्रद्धांजलि के साथ प्रारंभ करेंगे। पूरी दुनिया जिन चेहरों को एक बड़े चेहरे के रूप में जानती थी, और रोहित सरदाना, और वो बड़े लोकप्रिय रहे, और पूरी दुनिया को नहीं पता होगा, लेकिन हम लोगों ने उनको खोकर क्या खोया है इसका अंदाजा इस ग्रुप को है। और हम सभी लोग कितने आंसुओं में भीग गए, और कई दिनों तक तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था, और अभी भी ऐसा ही लगता है। ग्रुप में जब चर्चा होती है तो ज्ञानेश जी बार बार कहते हैं कि अभी रोहित का कोई जवाब आएगा और पूरी चर्चा फिर से एकदम तरोताजा और गर्म हो जाएगी। उनको भी श्रद्धांजलि है, और बड़ा दुखद है कि असमय वो लोग चले गए, उनको श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है। एसपी सिंह साहब, सहारा टीवी में, ईटीवी में हम लोगों ने लंबे समय साथ काम किया, उनको भी असमय जाना पड़ा, और हर दिन समाचार मिलता था कि अब ठीक हो रहे हैं, अब लगभग ठीक हो गए हैं, लेकिन काल की क्रूर नियति, उन्हें भी हम सभी के तरफ से श्रद्धांजलि है, और उनके परिजनों के लिए हम लोग शुभकामनाएं करते हैं कि आगे उनको कोई और विशेष कष्ट न हो, उनका जीवन ईश्वर बहुत अच्छे से पार लगाए। और जब हम ईटीवी के फाउंडर्स ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम उन्हें भी नहीं भूल सकते जो कुछ दिनों पूर्व, कुछ वर्षों पूर्व हमसे बिछड़ गए। और अशोक उपाध्याय जी, वो एक बड़ा ही शांत सौम्य चेहरा हम सभी के जहन में बिल्कुल आता है, और उस समय विश्वास ही नहीं हुआ। एक सुबह हम लोगों को समाचार मिला कि वो नहीं रहे, और उस समय भी बर्दाश्त करना बहुत कठिन था।
लेकिन नियति के आगे किसकी चली है? अनिल शर्मा और स्पोर्ट्स डेस्क में। और वो जिनका भी हम सभी का परिचय रहा, उतना ऊर्जावान व्यक्ति और हर समय हर कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, और उन्हें भी हम लोगों ने खोया। एक बहुत दुखद बड़ा मलाल है हम सभी को। और आज जब हम इस ग्रुप का प्रारंभ कर रहे हैं तो इन सभी को जो हमसे बिछुड़ गए, सभी इस ग्रुप की तरफ से अश्रुपूरित विनम्र श्रद्धांजलि है। उनके परिजनों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। और इसके साथ आज जो विषय परमेंद्र जी ने रखा है उसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ उसमें नियम तय करते हैं। बहुत संक्षेप में अपना स्ट्रीम यार्ड का समय 1 घंटे का है, जिसमें 10.5 मिनट हम लोग आगे आ चुके हैं। सभी को अपनी बात रखनी है और विषय है राजनीति में गिरावट। कुछ बिंदु इस पे मैं बताऊं और फिर हम लोग चर्चा का प्रारंभ करेंगे। और मैं आग्रह करूंगा अपने वरिष्ठ सहयोगी और श्रीमान हनुमंत राव जी से कि वो इस चर्चा का प्रारंभ करें, और तदंतर मैं ज्ञानेश जी से आग्रह करूंगा और क्रम से फिर ऐसे आगे चलेंगे। राजनीति में गिरावट, जैसे ही ये एक टॉपिक सामने आता है तो सबसे पहले हमारे मन में ये विचार आता है कि इन दिनों राजनीति में गिरावट हो गई। ये स्वाभाविक भी है। हम लोग मानकर चलते हैं कि हर क्षेत्र में गिरावट एक सतत होने वाली प्रक्रिया है। ये कितना सही है कितना गलत है एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण हो सकता है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं। लेकिन जब आप पीछे जाते हैं तो आपको वो वाकये भी ध्यान में आते हैं जब ये 1950 में भी कोई ऐसा रहा, आजादी के आंदोलन में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई। तो पहला तो ये कि इसे समय के हिसाब से बांट कर ना देखें। कुछ अच्छे उदाहरण पहले भी मिल सकते हैं राजनीति में सहृदयता के, कुछ अच्छे उदाहरण अभी भी मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तय बात है कि राजनीति का जो क्षेत्र है वहां ऐसे उदाहरण आपको बहुतायत में मिलेंगे। आज हमारी चर्चा इसी को लेकर है कि राजनीति में कैसी गिरावट, क्यों गिरावट, और उसका दूसरा पक्ष हम जो समाज के लोग हैं। हम कह सकते हैं कि अगर अपने आप को हम कस्टोडियन ना भी कहें तो एक ऑब्जर्वर तो है ही। हम दखल रखते हैं, अपनी राय देते हैं, और उस रूप में ये समाज को कितना प्रभावित करता है इसकी भी चर्चा करेंगे। बस इतना कहते हुए मैं श्रीमान हनुमंत राव जी से आग्रह करूंगा कि विषय को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद श्याम जी। बड़ा मौजूद विषय है कि हम जो गिरावट देख रहे हैं राजनीति में, और राजनीति किनसे बनती है? राजनीति करने वालों से बनती है जब हम उनके आचरण में गिरावट देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो जिन इंस्टीट्यूशंस को होल्ड करते हैं जब वो उसकी गरिमा नहीं रखते हैं। कई बार हमें ये कहना पड़ता है कि साहब अमुक अमुक जो है अमुक पद पर है, कम से कम उस पद की गरिमा रखा जाए। अगर बहुत खुल के बोलूं तो हालिया उदाहरण है जब माननीय प्रधानमंत्री एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में यास तूफान से पीड़ित लोगों के लिए क्या पुनर्वास हो, कितना नुकसान हुआ है, इसका जायजा लेने के लिए जब गए तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं आए। देखिए, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस एक गरिमा होती है कि देश का प्रधानमंत्री आया है और मुझे अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना है। राजनैतिक विचारधारा या सोच वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब हम संवैधानिक पदों पर बैठे हों तो उस संवैधानिक पद की जो वर्टिकल्स हैं उनको फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये देश एक संघीय ढांचे का देश है और न केवल संघीय ढांचे के प्रमुख की ये जिम्मेदारी होती है, बल्कि उस संघीय ढांचे के परिवार के सारे सदस्यों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस संघीय ढांचे के स्वरूप को बरकरार रखें। केंद्र की अपनी अहमियत है और राज्यों की अपनी अहमियत है। उसी प्रकार से मैं दूसरे पक्ष में कहता हूं कि अगर ये संवाद हो गया होता कि अमुक अमुक जगह पर ऐसी ऐसी मीटिंग है और इनको न्योता दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि अगर किसी को कोई आपत्ति अनापत्ति होती तो उसका प्रकटीकरण वो निजी रूप में करते। कम से कम देश की 130 करोड़ जनता के बीच में एक ऐसा उदाहरण नहीं जाता जो नहीं जाना चाहिए। ये तो सिर्फ देश की बात हुई, लेकिन जब हम इसको दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो दुनिया में जो भारत का लोकतंत्र है उसको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।
और इस तरह के जो उदाहरण हैं जहां कि राज्य और केंद्र के बीच में वैचारिक मुद्दों पर नहीं बल्कि प्रोटोकॉल की जो जरूरतें हैं या प्रोटोकॉल को जो फॉलो करना है उस पर भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से ये दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी जहां अभी लोकतंत्र नहीं है या लोकतंत्र की संभावना है उन देशों के लिए भी ये बड़ा एक विचारणीय प्रश्न हो जाता है। इस लिहाज से राजनीति में सिर्फ शुचिता की जरूरत नहीं है बल्कि शुचिता के साथ अच्छे आचरण की भी जरूरत है। जैसा श्याम जी ने कहा कि जो राजनेता हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं, तो आखिर वो क्या रोल मॉडल हमारे सामने रख रहे हैं, इस बात को बेहद गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। पद की गरिमा, हर रोल की गरिमा और किस प्रकार से हमें अपने आप को कंडक्ट करना है, यह सोचना हर पक्ष का एक दायित्व है। पार्टी लाइन कुछ भी हो सकती है, विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में एक जो न्यूनतम आचरण की मर्यादा है उसको बनाए रखना आज के समय में बहुत मौजूद है। यदि ये आचरण बना रहता है तो कभी कभी बहुत सारे बीच के रास्ते निकलते हैं और उन बीच के रास्तों से कहीं ना कहीं जनता का भला होता है, जनतंत्र मजबूत होता है। तो हमारी अपेक्षा हमारे राजनेताओं से या लोकतंत्र में जीने वाले हर प्राणी से हमेशा यही होगी कि वह अपने सार्वजनिक जीवन के आचरण को शुचिता और शुचिता के साथ में एक जिसको कहते हैं कि स्वीकार्यता, आदर्शवादिता अगर ना भी हो तो कम से कम स्वीकार्यता हो, इस पहलू पे लोग ध्यान देंगे। श्याम जी, ये एक छोटी सी बात रख के मैं चाहूंगा कि हमारे और भी साथी इस पे अपनी राय रखें। बहुत आपने संक्षेप में बहुत गहरी बातें कही हैं राव साहब। जो विरोध है और आपत्ति है वो द्वेष और नफरत में ना बदल जाए। और एक जो आपने एक बात कही ना कि न्यूनतम आचरण की मर्यादा, वो अपनी संस्कृति में हम लोग कहते हैं कि लोकाचार, सत्याचार और शिष्टाचार, इन तीनों ही आचार का बहुत ही लोग ध्यान रखते हैं और राजनीति में उसकी सबसे अधिक अहमियत है। ऐसा नहीं जब देखने को मिलता है तो मन खट्टा होता है और राजनीति, पूरी राजनीति से ही कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां अच्छे लोगों को नहीं जाना चाहिए। हालांकि अच्छे उदाहरणों की भी कमी नहीं है। वही प्रधानमंत्री जब उड़ीसा जाते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने आते हैं और बहुत अच्छी तरीके से बात होती है। दोनों ही तरह के उदाहरण है। मैं ज्ञानेश जी से समझना चाहूंगा, आपने बड़े लंबे समय से अलग अलग संस्थानों में आप रहे, राजनीति को करीब से देखा है और बहुत चीजें आपने देखी हैं। आज के दौर में हम राजनीति में गिरावट की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञानेश जी आप क्या कहेंगे? श्याम जी, पहले तो ईटीवी के सभी मित्रों को नमस्कार और ढेर सारा प्यार, और यही प्यार बना रहे, हम यही कोशिश करेंगे। दो बातें स्पष्ट करना चाहूंगा इसमें कि देखिए, जो हम लोग टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं कि राजनीति में गिरता हुआ स्तर, तो हमें समझना पड़ेगा कि राजनीति है क्या। आज के दौर में राजनीति है क्या। पहले राजनीति एक समाज सेवा होती थी, सामाजिक कार्य के रूप में देखा जाता था। राजनीति मतलब कि आप समाज के हित के लिए जा रहे हैं। आज के मौजूदा परिवेश में राजनीति एक उद्योग बन चुका है। इसमें पहले शाह वाले लोग, पैसे वाले लोग, अगर आप एडीआर का आंकड़ा लें, चाहे आप खुद लोकसभा टीवी में आप काम करते हैं, आप टीवी पत्रकार हैं, आप संपादक हैं, अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो एक भी आदमी आपको वहां पर गरीब तबका नहीं मिलेगा। जबकि हमारे देश की आबादी क्या है हम सब जानते हैं और वहां पर क्या आर्थिक स्थिति है हम सब जानते हैं। दो बातें स्पष्ट हैं, राजनीति में गिरावट नहीं आई है। पहले आज से 15 से 20 साल पहले राजनीति का अपराधीकरण पर चर्चा होती थी, याद करिए। आज के दौर में भले ही हम लोगों ने इस टॉपिक को उठाया है कि गिरता हुआ स्तर, जबकि ये टॉपिक है नहीं। राजनीति में गिरता हुआ स्तर, नैतिकता, ये सब बातें कब की गौन हो चुकी है। मीडिया से, समाज से, चर्चाओं में, बहसों में अब इन पर कोई बहस करता नहीं है। ये अच्छी बात है कि धर्मेंद्र जी और हम सब लोगों ने मिलकर इस चर्चा को प्रारंभ किया। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए, राजनीति क्या है। हमारा लोकतंत्र बहुत लंबा नहीं है, 70 साल का लोकतंत्र है। आजादी के पहले सभी लोग राजनीति तो करते नहीं थे, सब लोग समाज सेवा थे और आंदोलनकारी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे।
तो कोई भी वहां पर राजनीति करने वाला नहीं था। आजादी के बाद अगर आप 20 साल तक देखें तो नेहरू जी आए, सबको राजनीति करना सिखाया। आप चर्चा करेंगे तो आप सोचिए कि राजनीति जब हमारे देश आजाद हुआ तो कौन थे वो? राजनीति करने वाले तो कोई थे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देश को आजाद करा था, आपस में राजनीति तो करनी थी नहीं। राजनीति का असर तो आप देखेंगे कि 70 के दशक के बाद से उसमें गिरावट आती गई। हम पहले अपराधीकरण की चर्चा करने लगे और बाद में आज देखिए जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मौजूद नहीं है आज की तारीख में। इसका कोई अस्तित्व नहीं है कि हम इस पर चर्चा करें। अच्छी बात है, हम पत्रकार हैं, हम किसी भी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, राव साहब ने जो कहा, जो सही बात की, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ये बड़ा वेलकम किया। उड़ीसा में जब वो राहत कार्यों के लिए प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई थी, वहां विपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाया गया। और पश्चिम बंगाल में जो प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई थी, उसमें विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया था। तो राजनीति में जब 2 स्तर का कार्यक्रम होगा तो जाहिर सी बात है क्रिया के पीछे कि आगे प्रतिक्रिया होती है, और हम जानते हैं कि ये उनका एक अलग विषय। कौन सही है कौन गलत है ये तो पब्लिक तय करती है, लेकिन वक्त लगता है, पाप लगता है, तब तक वो राजनीति पूरे समाज का नाश कर देती है। और देख रहे हैं हाल के दिनों में क्या हो। मेरा अपना मानना ये है कि देखिए, राजनीति का स्तर निम्न नहीं हुआ है। जब आप पहले हमें आजाद हुए देश का जब आजादी मिली तो समाजवाद काफी दिन चला। समाजवाद जब था, आर्थिक समाजवाद का एक परिकल्पना देखना है। तब तक तो नैतिकता की बातें होती थी। लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दिया था, लेकिन आज सारे नेता, आज के दौर के नेता, सब लोग लाल बहादुर शास्त्री को याद तो जरूर करते हैं, उस घटना को जरूर याद करते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया था रेल के दुर्घटना के बाद, लेकिन कोई अपनी गलती मानने तक को तैयार नहीं होता है। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे ऐसे नेताओं से, ऐसे राजनीतिज्ञों से, ऐसे राजनीतिक पार्टियों से कि इसका स्तर नीचे जा रहा है? तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब ऐसे में रास्ता क्या है, सोल्यूशन क्या है? हम समस्या की बात करेंगे तो सोल्यूशन नहीं है। दरअसल क्या है, हमारा सामाजिक जो सरोकार, देश का जो सामाजिक ढांचा आपसी प्रेम कर रहा है, उसको जब तक हम लोग सुदृढ़ नहीं करेंगे, आपसी एकता, जो प्रांतों में विभेद बढ़ गया है। 70 के दशक के बाद देश में राजनीति ने ऐसी पराकाष्ठा पाई कि हम प्रांत में बट गए, भाषा के स्तर पर बटे, और तब वो हर पार्टियों में अपना पीछे होते चला गया। तो हमें ये समझना होगा कि इसका सोल्यूशन ये है कि देखिए, राजनीति तभी हावी होता है हमारे समाज पर जब जनता कमजोर होती है, मतलब लिटरेसी रेट कम। तो हम राजनीति को अगर अपने सामाजिक स्तर पर हावी नहीं होने देंगे तो राजनीति कभी भी क्या कहते हैं, उसको गंदी नहीं हो सकती है। हम उसको मौका देते हैं कि तुम गलत करो, और इस मौका देने वाले और उसको पकड़ने वाले कौन है? हम पत्रकार बंधु। हमें जागरूक रहना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये राजनीतिक दल ये इस पॉइंट पर गलत है, इनको ये करना चाहिए। तो दरअसल क्या है, राजनीति में जो गिरावट आई है उसको पकड़ने का काम, उसको ढांचा उसमें संभालने के का काम, तमाम जिम्मेदारी पत्रकारों पर बहुत ज्यादा आती है। पत्रकार ही समाज का आंख है, आईना है। दुख इस बात का है कि कभी कभी जब हमारा पत्रकारिता या हमारा पत्रकार समाज अपने पद से अलग हो जाता है तो समाज पर हावी हो जाता है, और फिर उसका नैतिक पतन हो जाता है, और उसका सजा भुगतती है देश की। तो मौजूदा दौर में जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकल सर्किल में या देश की जनमानस पर कोई इस बात को लेकर चर्चा करेगा कि राजनीति स्तर क्या रहा है। सब जानते हैं कि राजनीति में अब स्तर बचा ही नहीं, कोई स्तर नहीं बचा। सबसे निचले स्तर पर राजनीति होती है, पहले भी होती रही है, आज भी हो रही है, कोई नई बात नहीं है। दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में राजनीति का स्तर हमेशा नीचे जाता है, ऊपर आता है, लेकिन ऊपर नीचे जाने का क्रम जो है वहाँ का मीडिया, वहाँ की जनता उसको संभालती है, उसको जगह देती है। यही मेरा थैंक यू। बहुत अच्छा ज्ञानेश जी, मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा में जो कुछ रोचक बातें सामने आनी चाहिए थी, पत्रकारिता की भूमिका, जनता कितनी जिम्मेदार, वो सारी बातें आप लेकर आए हैं। मैं आगे आग्रह करूंगा परमेंद्र जी से
और उनकी प्रमेंद्र जी अगर जुड़ रहे हो तो प्रमेंद्र जी से मैं आग्रह करूंगा कि अब आगे इस चर्चा को हम लोग बढ़ाएं। उससे पूर्व मैं दो बातें रखना चाहता हूं। एक तो ज्ञानेश जी ने जो कहा कि इस चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है, मेरा मानना है कि ये इतनी निराशा नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक सकारात्मक बात है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जब ये स्थिति कब आती है, जब जनता कमजोर होती है। मैं स्वीकार करता हूं, मेरा मानना है कि समाज एक बड़ी अवधारणा है, वहां कमजोरी होती है तो छोटे अंग उपांग ज्यादा मजबूत होते हैं। समाज कमजोर हुआ, पत्रकारिता का कितना बड़ा योगदान है। पीछे 20 वर्षों के जिस कालखंड में हम लोग जुड़े और एक साथ रहे, उसमें टीवी के आने के बाद वो चीजें अधिक हाईलाइट हुई या उन चीजों को अधिक सामने लाया गया, तो टीवी की एक बड़ी भूमिका रही। अच्छी बातों को खबर नहीं माना जाता, जो गलत बात है, नकारात्मक बात है, ऐसी कोई घटना दुर्घटना है, उसी को सामने लाया जाता है। इस कारण से भी मनोभाव ऐसा बनता है कि सब बेड़ा ही गर्क है। प्रमेंद्र जी से मैं इस विषय पर जानना चाहूंगा, आज पत्रकारों का एक समूह ऐसी भी चर्चा कर रहा है और मुझे लगता है कि ऐसे पत्रकार बड़ी संख्या में है। बेशक पत्रकारिता की दुनिया में वो कोई बहुत बड़ा नाम ना हो, जो तथाकथित रूप से बड़े नाम हो जाते हैं कुछ बड़ी सनसनीखेज चर्चा करके, अलग तरीके से चीजों को पेश करके। लेकिन मानना चाहिए कि एक बड़ा वर्ग है जो बहुत संभ्रांत है, बहुत अनुशासित, बहुत संतुलित तरीके से चीजों को देखता है और समाज के विषय में जिस सरकार की बात आप ज्ञानेश जी ने कही वो करता है। मैं प्रवीण जी से इन विषयों पर समझना चाहूंगा। श्याम जी, अभी राव साहब ने बोला और फिर ज्ञानेश जी ने बोला, दोनों ने बहुत सलीके से उन चीजों को रखा जो हमारे सामने है, जो हम रोज देख रहे हैं। जैसे हम यहीं से आपको अभी कल परसों की घटना से ही बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी वहां गए और ममता जी वहां आई, रिपोर्ट सौंप के चली गई। आधे घंटे उनका इंतजार कराया, इसको लेकर के मीडिया में चर्चा चली। तो जब कोई पत्रकार इसको बताता है, इस खबर को बताए कि ममता जी ने जो किया, जो एक मुख्यमंत्री ने जो एक किया, देश के प्रधानमंत्री के साथ जो संवैधानिक जो प्रोटोकॉल भी है उसका उल्लंघन करके इस तरह का व्यवहार, इस तरह का रवैया, वो न तो बंगाल के हित में है न राजनीति के हित में है। वो तो साथ में हमें देखना पड़ेगा कि पहले किस तरह के आदर्श हमारे सामने आए। 2013 में जो है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुलाई थी, मोदी जी ने उस मीटिंग को स्किप किया था। तो कहने का मतलब यह है कि 2014 में चुनाव होने वाले थे, 2013 में वो मीटिंग स्किप हुई। अभी 2021 में चुनाव हुए हैं बंगाल के और 2021 के जस्ट चुनाव के बाद की ये हालात है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी राजनीति के जो पतन की जो हम लोग बात करते हैं वो इसलिए सबसे ज्यादा आता है, इसलिए ये नीचे की ओर जा रहा है क्योंकि चुनाव से इतर राजनीति को न हम सोचते हैं, न हमारी राजनीतिक पार्टियां सोचने को तैयार हैं। सब कुछ चुनाव में केंद्रित कर दिया गया है और नतीजा ये होता है कि चुनाव के पहले से लेकर के जो बातचीत में, भाषणों में जो कटुता शुरू होती है, मुझे सबसे बुरी तब लगी थी बात कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मौत का सौदागर की बात करती है। किस अदालत ने मोदी पर गोधरा के या पोस्ट गोधरा के या जो भी दंगे जो 2002 के हुए उसमें उन पर आरोप जो है वो साबित हुए, ये बता दें। लेकिन हम अदालतों से भी ऊपर उठ करके राजनीति जो है वो अपने आप ही किसी को ठहरा देती है कि भैया आप दोषी हो, आप मौत का सौदागर हो। अब अभी का देखिए, उस समय मौत का सौदागर की अगर आलोचना हुई थी तो आज जो है प्रधानमंत्री जब बंगाल चुनाव में दीदी ओ दीदी जिस तल्ख अंदाज में बोले उसकी आलोचना हुई। लेकिन इनके बीच में ममता बनर्जी ने जो ये कहा कि हम दिल्ली के 2 गुंडों को बंगाल नहीं सौंप सकते, तो इसकी भी आलोचना उसी तरह से होनी चाहिए थी। ज्ञानेश जी की बात से मैं सहमत हूं कि जो पत्रकारों का काम होता है, ये एक पुरानी कहानी हम लोगों ने सुनी थी कि नेहरू जी जा रहे थे, उनके पांव लड़खड़ा गए, पीछे उनके राज्यसभा सांसद थे रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने उसे संभाला। तो नेहरू जी ने जो इस पे कुछ कहा तो
उन्होंने कहा कि ये हमारा ही काम है कि जब राजनीति गिरती है तो हम साहित्यकार, पत्रकार, कवि जो है उसको संभालते हैं। तो पत्रकारों को संभालने का काम था, ये बात सही कहा है ज्ञानेश जी ने, वो न करके गुटों में बांट लिया खुद को कि हमें सेलेक्टिव विषय पर बोलना है, समर्थन करना है और किसे इग्नोर करना है या विरोध करना है। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम पार्टी नहीं है, पार्टियां तो अपना काम कर रही है, वो तो करेंगे ही। हम जो है वो पार्टियों को देखने वाले हैं, हम पार्टियों को सही राह दिखाने वाले हैं। अगर कोई गलत बोलता है, ये जैसे कई चीजें हैं, मणिशंकर अय्यर को याद कर ले, मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो भी जो मैंने किया वो संदर्भ बस किया, लेकिन हमने ये देखा है आज, ये कितने शर्म की बात है श्याम जी कि कोई पार्टी का नेता चुनाव प्रचार में अपने विरोधी पार्टी की महिला नेत्री की स्कर्ट तक की बात करता है। और जब हम ड्रेस पे बात करें, जब हम कुछ जो मर्जी वो कर दे, कोई मर्यादा ही न पालन ही ना हो, कोई न्यूनतम आचरण ही ना हो, और जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग जो है, वो जब मीडिया पे हल्ला हो जाता है, सोशल मीडिया पे हल्ला हो जाता है, हम जैसे यूजर्स या हर जगह लोग जो है इसकी आलोचना करते हैं, तब जाकर के चुनाव आयोग संज्ञान लेता है और आप 24 घंटे प्रचार नहीं करेंगे, 48 घंटे प्रचार नहीं करेंगे, इस तरह के एक्शंस लिए जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा एक नियम, एक आचार संहिता तय कर दिया जाए कि अगर आप चुनाव प्रचार के दौरान एक हद से ज्यादा आप अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो पूरे चुनाव प्रचार में आप हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ऐसी ही व्यवस्था हमारी संसदीय प्रणाली, हमारी संसदों में जो हमारे जो सांसद हैं उनके लिए क्यों नहीं तय कर सकती कि आप अगर असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल 1 चेतावनी 2 चेतावनी के बाद भी करते हैं तो फिर आप पूरे कार्यकाल के दौरान अयोग्य रहेंगे। कर दीजिए ना, हो जाएगी ऊपर से। जैसे मैं ज्ञानेश जी की एक बात से सहमत नहीं हूं कि ये विषय जो है वो प्रासंगिक नहीं है क्योंकि ये चला आ रहा है। अगर कोई गलत चीज चली आ रही है तो आगे भी चलती जाए, ये मतलब कि मुझे ठीक नहीं लगता। सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, निराशा जरूर होती है। निराशा इसलिए होती है कि हर विषय को जो है वो राजनीति में इस तरह से रख दिया जाता है कि यही जो है इसका नतीजा, आप इससे बेहतर की सोच नहीं सकते। ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता रहा है। पहले भी नेहरू के समय में ऐसे ही चल रहा था, अभी भी मोदी जी के समय ऐसे ही चल रहा है। तो ये हम लोगों का काम नहीं, हमारा काम है बेहतरी की कोशिश। और ठीक है, कितना सफल होंगे नहीं होंगे ये बाद की बात है, लेकिन संदेश हमें जरूर देना चाहिए। अगर वो संदेश एक व्यक्ति भी देता है तो वो सबके लिए बेहतर होगा, देश के लिए बेहतर होगा। रही बात, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसे कि क्लीन चिट हम दे सके कि आपने राजनीति के स्तर को ऊपर उठाने का काम किया है। हर पार्टी, आपने कहा था इसलिए हम कह रहे हैं और आपके उस नेता ने कहा इसलिए हमने जवाब दिया। बस इस तरह से करके इस चेन को जो है लंबी जो है वो खींचने में लगे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि कोरोना चेन को तोड़ने का काम देश कर रहा है, वैसे ही राजनीति में जो ये चेन चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और मतलब सीमा पार जाकर करने की, उस चेन को भी तोड़ा जाना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत धन्यवाद कुरबेन जी। मुझे लगता है आपने बड़ी कुछ विशेष बातें बताई है कि जब सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, ममता बनर्जी जब ऐसे 2 लोगों को ये कहती हैं कि बाहर से आए हुए गुंडे हैं और तब उसको लेकर ऐसी ही प्रतिक्रिया नहीं होती तो एक अलग ही विचार उत्पन्न होता है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म, सेलेक्टिव रेजिंग ऑफ टॉपिक्स, ये भी बहुत बड़ा कारण है। और कुछ ऐसी चीजें जिसका आपने उल्लेख किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट से अगर क्लीन चिट है, एसआईटी ने क्लीन चिट दिया, फिर हमारे पास क्या आधार है किसी को आरोपित करने का? वो सब नहीं होते हुए भी अगर वो बातें प्रयोग में लाई जाती हैं तो एक दूसरा वर्ग जो है वो खड़ा होता है। फिर उधर से भी निरर्थक बातें, उलझुल बातें आती हैं और ये क्रिया प्रतिक्रिया का एक ऐसा लंबा सिलसिला चलता है
जिसका अंतिम छोर आप कहीं पा नहीं सकते और वो दिशा क्या होगी ये भी तय नहीं हो पाता, तो अब इसमें कौन जिम्मेदार और पहले कौन जिम्मेदार, ये अंतहीन बहस है। लेकिन आज हम लोग यहाँ जुड़े हैं यह मानते हुए कि हम समाज के एक, जिसको कहते हैं हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है, दीप शिखा, जिसके प्रकाश में सभी चीजें दिखती हैं। जो बातें हम सभी लोग प्रकारांतर से कह रहे हैं कि भाई हम लोग एक समाज के संभ्रांत विचारवान नागरिक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते हमें सभी चीजों को संतुलित रूप से देखना, समझना और प्रतिक्रिया करनी होगी। मुझे लगता है इसी बहस के लिए हम लोग यहाँ जुड़े और हम सभी के अभिन्न मित्र उत्पल देव कौशिक और इस पूरी टीम को एक रखने में, उसे ऊर्जा और गति देने में उत्पल आपका अनन्य योगदान है और हम सभी लोग जुड़े हैं तो एक बड़ा कारण आप हैं। इस विचार पर, चूंकि आप बहुत सूक्ष्म विचारक भी हैं, वो हम सभी लोगों ने ग्रुप में देखा है, बहुत चीजों को बड़ी बारीकी से और उसके हर आयाम से, और मुझे लगता है कि जितनी स्पष्टता और जितनी निष्पक्षता से उत्पल आप सोचते हैं उतना साहस हम लोग नहीं कर पाते। आज हम लोग भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या विचार है। सबसे पहले तो सभी माननीय मित्रों को मेरा नमस्कार और ईटीवी फाउंडर्स ग्रुप से जुड़े रहने के लिए और सबको जोड़े रखने के लिए सभी का तहे दिल से स्वागत है और अपने पुराने मित्रों को जो हमें छोड़कर जा चुके हैं उनके लिए श्रद्धांजलि। तो बात यह है कि राजनीतिक के स्तर में जो गिरावट है, पहले थी या नहीं थी या आगे होगी, या जैसे ज्ञानेश जी ने कहा कि और भी लोकतंत्र देश है वहां पे भी है, ये रहेगा। लेकिन जैसे एक राजनीति में जैसे एक कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीति में समय के साथ अब कोड ऑफ कंडक्ट की भी जरूरत है। चाहे वो सांसद अपने लिए खुद कानून बनाकर लाए, चुनाव आयोग लाए या सुप्रीम कोर्ट लेकर आए, तो कहीं ना कहीं एक कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत है। वैसे ये ठीक है कि ममता ने क्या किया या नवीन पटनायक ने अच्छा उदाहरण पेश किया या नेहरू जी ने किया गांधी ने किया, ये तो अनवरत सिलसिला रहेगा। और कोई भी ये सोचकर नहीं करता कि उस समय नेहरू ने इतना ध्यान भी नहीं होता होगा कि नेहरू ने उस समय 65 में ऐसे किया होगा, वो मीटिंग का बहिष्कार किया होगा, या मोदी ने एनआईसी की मीटिंग का बहिष्कार किया होगा। ये हमें भी बाद में पता लगता है पत्रकार लोगों को कि आजकल चूंकि सूचना क्रांति का दौर है कि पुरानी चीजें कब क्या हुई तो वो 2 मिनट में निकल के आ जाती है। तो उन पर ना जाकर अगर ये देखा जाए कि सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारों का स्टैंड, क्योंकि राजनीति में सिर्फ राजनीति नेता नहीं करते, उसमें अब आज के समय में अब उसमें एक तरह से भागीदारी जनता की, पहले जनता की भागीदारी सिर्फ वोट देने तक थी कि ठीक है हमने वोट दे दिया, ठीक है, नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, दे भी दिया तो हमारा क्या जाएगा, ऐसा नहीं होता। और पत्रकार लोग तो शुरू से जुड़े रहे हैं। पत्रकार अगर राजनीति पहले जुड़े थे, लेकिन अब पत्रकार लोग ज्यादातर राजनीति करने लगे। अब उसमें सबसे बड़ी फैक्टर आ गया है कि पहले एक विचार था, उस विचार ही करीब 30-40 साल चला, दूसरा विचार नहीं था, उस विचार को पनपने में भी इतने साल लगे, तो बाद में जाके 2 विचारों को एक विरोधाभास रहा या उनमें एक टकराव रहा, बीच में जैसे बताया समाजवाद रहा। तो हर तरह का एक वाद आता है, हर अपनी सोच से वो चलाता है, कहीं उसको एक्सेप्टेंस मिलती है, कहीं नहीं मिलती, किसी को देश में मिलती है, किसी को छोटे से प्रांत में वहां तक सीमित हो जाता है। तो हमको वो, और आजकल तो राष्ट्रवाद है जिसमें हर आदमी 2 खेमों में बट चुका है, और वो स्तर सिर्फ इसलिए है कि राजनीति में पहले जो राजनीतिक लोग थे कि अगर ये कहते थे राजनीति नहीं समाज सेवा करने आए, कहना गलत है। पहले भी लोग राजनीति करने आए थे, जो समाज सेवी थे वो भी राजनीति करते हैं, और बिना राजनीति के ना तो समाज सेवा हो सकती, और आप सिर्फ समाज सेवा करेंगे तो राजनीति नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ एनजीओ चला सकते हैं। तो राजनीतिक स्तर पहले भी ऐसा ही था, या लोगों को नहीं पता था, या अब ज्यादा हो गया है। अब क्योंकि बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप का मामला है कि आजकल मोबाइल है, टीवी है, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात, आजकल आदमी में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी धैर्य नहीं। हर आदमी 2 मिनट में मैगी नूडल्स की तरह बनाना चाहता है कि 2 मिनट में वो हाईलाइट हो जाए, लोग जाने, चाहे वो नेगेटिविटी के लिए जाने या पॉजिटिविटी के लिए। पॉजिटिविटी में बहुत टाइम लगता है, नेगेटिविटी में 2 है।
मिनट में लगता है। आप जैसे पूरे कागज ब्लैंक पेपर ले लें व्हाइट, उसमें एक ब्लैक पॉइंट कहीं कोने में रख दे, अब पूछे इसमें क्या है, तो कोई ये नहीं बताएगा ये व्हाइट पेपर है, वो उसी पॉइंट पे जाके करेगा कि यहाँ ये ब्लैक है, तो वो नेगेटिविटी उसमें दिखती है। तो वही पत्रकारों को आजकल दिख रहा है कि इंस्टेंटली क्या करना है, क्या कमी है उसको लेना, वही उसी तरह की डिबेट जब तक वो मसालेदार ना हो, सेंसेशनल ना हो, तब तक लोग जुड़ेंगे नहीं। तो पब्लिक का टेस्ट भी वही हो गया है। एक जैसे कहते हैं ना, एक बचपन में होता है कि क्राइम टाइप में, हाथ में आपके पास गन है और ये वो फाइटिंग टाइप में, तो उसी तरह का आदमी एक सनसनीखेज जाना जाता है। खबरों से अब उसे ताल्लुक नहीं है, खबर आती है जो आती है वो चली भी जाती है। तो उसमें रोल जो है वो फैक्टर भी पत्रकारों का भी है जो उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो सही चीजें नहीं इंटरप्रेट करते हैं, सिर्फ गलत चीजों को ही या उस सेंसेशनल चीजों को ही लेकर आते हैं। तो ये स्तर तो पहले भी था, है और हो सकता है आगे भी रहेगा, लेकिन राजनीति स्तर में अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसने क्या कहा या ये तो एक है, लेकिन मोदी साहब ने भी एक बार बोला था संसद में कि चुनाव आते हैं, चुनाव के समय 1-2 महीने का पीरियड होता है जिसमें तल्खी भी हो जाती है, और वो ठीक है तल्खी हो जानी चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना चाहिए कि बिलो द बेल्ट नीचे आके बात ना की जाए। खाली ये मोदी साहब ने पहले क्या किया या अब नहीं कर रहे हैं, वो संवैधानिक पद पर है, या बाकी और लोग भी संवैधानिक पद पर है, उनको भी सोचना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या हो सकता है इस समय सत्ता में नहीं हो, लेकिन अगर सत्तारूढ़ विपक्ष भी है कहीं तो उनको भी इन चीजों को देखना चाहिए। तो ये आपसी समन्वय का है, लेकिन अब ज्यादातर क्या है कि लोगों में वजूद की बात आ गई है, कि राजनीतिक वजूद ये लगने लगा है कि हमारा एक वजूद जो था वो हमारा एक औरा बना हुआ था 20, 40, 50 साल का, या एक छोटे से स्टेट का भी किसी का 20-25 साल, वो टूट रहा है। तो टूटने की वजह से राजनीतिक दल या एक पक्ष नहीं है या एक दल नहीं है, वो समय के साथ चेंजेस हैं। लोगों की लिटरेसी, जैसे उन्होंने कहा लिटरेसी नहीं थी, लेकिन लिटरेसी बढ़ी है समय के साथ। आज मीडिया है, इतना सोशल मीडिया हो गया, खाली सोशल मीडिया पे नहीं है कि सिर्फ IT सेल है या और लोग पार्टी के लोग जुड़े, सोशल मीडिया पे हर तरह का आदमी है। एक रेडी वाला अगर वो लिखना भी जानता है पनवाड़ी, तो वो भी अपनी राय रखता है, एक पत्रकार भी रखता है, एक डॉक्टर भी रखता है, बिजनेसमैन भी रखता है। और सच बताओ तो पत्रकारों से बहुत अच्छे लिखने वाले लोग गैर पत्रकार लोग हैं जो वहां लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। तो आजकल एक बन चुका है, कोई अच्छा लिख रहा है अगर आपके फेवर का है तो साहब उस तरफ के हैं, अगर आप इस फेवर के हैं तो साहब अलग। लेकिन हमको ये देखना चाहिए खाली राजनीतिक स्तर यहाँ पे नहीं है कि आपका देश का लोकतंत्र क्या है, आपका स्तर जो है आप इंटरनेशनल भी, अगर आपकी राजनीति यहाँ पर है तो आपका स्तर की लड़ाई स्थानीय यही होनी चाहिए। लेकिन कई लोग जो है उसको इंटरनेशनल लेवल पे जाके है कि मेन मोटो है कि उसको बदनाम करो। अगर नाम नहीं कर सकते खुद भी तो बदनाम तो हो जाओ, कम से कम नाम तो होगा। लेकिन आप किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को लेकर, राजनीति को लेकर आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ देश के साथ खिलवाड़ करना ये कहीं भी उचित नहीं है। लेकिन पर्टिकुलरली यही है कि आप स्तर तो मेंटेन रखना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट कहीं ना कहीं जरूरत है। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद उत्पल। मुझे लगता है कि जिन बहुत व्यवहारिक बातों की चर्चा होनी चाहिए थी वो आप इसमें लेकर आए हैं, और एक बड़ी गंभीर बात आपने कही है कि राजनीति में भागीदारी बढ़ी है, जिसकी चर्चा होती है राजनीति शास्त्र में कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें केवल लोग चुनाव में हिस्सा ना ले बल्कि पूरे समय सरकार की आलोचना करें या समर्थन करें वो अलग विषय है, लेकिन पूरे समय नजर है। और ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। जिस तरह का युवा डेमोग्राफी अभी हमारी है वो बहुत अच्छी बात है। और जो सोशल मीडिया का प्रयोग है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से चीजें जो सामने आ रही हैं वो भी एक बड़ा पक्ष है कि चीजें हमारे सामने आ जा रही हैं। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, मुझे लगता है कि इन सारे संघर्ष का, विरोधाभासों का जो जनक है, क्योंकि एक लंबे समय तक, कोई 40-50 वर्षों तक एक ही विचारधारा राजनीति में हावी रही। उसके बाद एक विचार का बनना प्रारंभ हुआ, तो जाहिर है जब आपके पास एक प्रतियोगी विमर्श आता है, एक अलग विचार आता है, तो संघर्ष ज्यादा होता है, एक घर्षण ज्यादा होता है। ये बहुत अच्छी बात है, हमें इसको ध्यान देना होगा कि अगर आपकी बात को कोई मान ले रहा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है, तो न गिरावट आएगी, न राजनीति में पतन होगा, न नफरत, न विद्वेष। लेकिन अगर प्रतिक्रिया में कोई खड़ा हो रहा है तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। ये एक, मुझे लगता है, चीजों को देखने का एक बड़ा दायरा है। अभी हमारे पास कई वक्ता बचे हैं, कई हमारे मित्र हैं, वो उन सभी के पास, और हम लोगों ने 45 मिनट, अभी 15 मिनट अपने पास है।
और मैं आग्रह करूंगा 2-2 मिनट। अभी एक क्रम हम लोग तय करते हैं। मैं अपने अभिन्न मित्र सत्येन हमारे साथ हैं, मुझे नहीं पता वो अंग्रेजी में बोलना चाह रहे हैं हिंदी में, लेकिन दोनों ही में स्वागत है। हम लोगों के ग्रुप के वो हम उनको शशि थरूर कहते हैं और उस स्तर के हैं। उतना लोगों को जानकारी नहीं है लेकिन हम लोगों को पता है। और उसके बाद सुरजीत हम लोगों के साथ जुड़े हैं और विभूति जी हैं, वो कवि भी हैं और चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। निरंजन हमारे मित्र, मैं बहुत दिनों के बाद चेहरा देख रहा हूं, आप देवघर से जुड़े हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये क्रम रहने वाला है। मैं एक बार लेकिन सभी 2-2 मिनट का रखेंगे और इस चर्चा को फिर समाप्त करेंगे और एक एक्सपर्ट प्रतिक्रिया हम लोग अपने 3 वरिष्ठ मित्रों से, हनुमान जी से और प्रमेन जी से और ज्ञानेश जी से लेंगे। अंत में 1-1 मिनट की प्रतिक्रिया और इसको आज यही हम लोग समाप्त करेंगे अगली बार के लिए। तो मैं सत्येन आपसे आग्रह करूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। आपका ऑडियो म्यूट है सत्येन। ऑडियो अभी भी म्यूट है सत्येन आपका। Satyen, your audio is still mute. मैं सुरजीत आपसे आग्रह करूंगा कि तब तक आप अपनी बात रखें बहुत संक्षेप में। नमस्कार सभी दोस्तों को। सबसे पहले बात हम शुरुआत करते हैं कि राजनीति का गिरता स्तर। जब गिरते स्तर की बात होती है तो सबसे पहले जो मुझे बात समझ में आती है वो यह है कि राजनीति अपने आप में गिरते हुए स्तर को दिखा रहा है। राजनीति, इसका मतलब ये हो रहा है कि राज करने की नीति, जबकि हम ये दावा करते हैं और ये है भी, अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह रहे हैं और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को कहा जाता है। तो जब लोकतंत्र की बात होती है तो यहाँ लोक नीति की बात होनी चाहिए। यहाँ कोई राज नहीं कर रहा है, कोई राजतंत्र नहीं है। तो जो राजतंत्र नहीं है तो राज की नीति क्यों है? हमें जब भी बात करनी चाहिए तो लोक नीति की बात करनी चाहिए। तो जब राज करने की नीति आई तो इससे शुरुआत हो जाती है राजनीति के गिरते स्तर की। हम शुरुआत अगर हम करें बिल्कुल एओर ह्यूम से, जो जिन्होंने कांग्रेस से स्थापना होना भी एक तरीके से भारतीय राजनीति के गिरते स्तर को दिखाता है। एक अंग्रेज आता है, कांग्रेस की स्थापना करता है, उसमें बाल गंगाधर तिलक भी होते हैं और मोतीलाल नेहरू भी होते हैं। मोतीलाल नेहरू चाहते हैं कि अंग्रेजों के साथ मिलकर के कुछ सामंजस्य करके सरकार बनाई जाए और बाल गंगाधर तिलक चाहते हैं कि नहीं, हम अपने अपने बलबूते पे सरकार बनाएं। तो क्या ये यहां से शुरुआत नहीं मानी जाएगी राजनीति के गिरते स्तर की? बाद में नेहरू आते हैं। नेहरू जब 1946 में मुस्लिम लीग दंगा करता है बंगाल में, तो उनके कहने पर अंतरिम सरकार पाकिस्तान को विभाजित कर देती है। तो क्या ये कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा नहीं थी कि हम अगर विभाजन कर दें तो हम किसी खास ओहदे पर बने रह सकते हैं? यहां से राजनीतिक के स्तर के गिरने की शुरुआत होती है। उसके बाद अगर हम आते हैं प्रधानमंत्री बनने की बात, तो प्रधानमंत्री जब बनाना होता है, जब सबकी सहमति बन जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाने की बात होती है, उस वक्त फिर पंडित नेहरू बीच में आते हैं, बापू गांधी हैं, वो सपोर्ट करते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन जाते हैं। क्या ये राजनीति के गिरते स्तर की शुरुआत नहीं थी? शुरुआत वहां से होती है और अंत कब होगा ये पता नहीं। अभी भी स्तर गिर रहा है। बात हम करते हैं कश्मीर के मुद्दे की, कश्मीर के स्वायत्तता की बात करते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि अभी भी कितने शरणार्थी जो है वो शरणार्थी कैंप में पड़े हुए हैं। बात हम करते हैं कि बांग्लादेश में कितने शरणार्थी आए बाहर से, उनको अभी जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हो रहा था तो वहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा था, शरणार्थी का बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन ये नहीं बात की जाती है, ये मुद्दा नहीं बनता है कि उन शरणार्थियों के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में कितनी परेशानियां हो रही है।
वहां कितनी दिक्कतें हो रही है। एक बड़ा राजनीतिक दल है, वहां पे एक परिवार के बलिदान की बात आती है, कहते हैं एक परिवार ने बहुत बलिदान किया है, लेकिन उस परिवार के कारण जो नरसंहार हुए वो मुद्दा नहीं बनता है, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं, हर तरफ दंगा होता है। अब वो अल्पसंख्यक उसके लिए दोषी हैं या बहुसंख्यक दोषी हैं, ये बात की बात है, लेकिन यही मुद्दा होता है कि दोषी कौन है, क्योंकि वो वोट बैंक है, वो वोट बैंक बनता है वहां से। इस पे बात नहीं होती कि उस दंगे से जो प्रभावित हुए उसका पुनर्वास कैसे हो, ये मुद्दा नहीं बनता। तो जब इस तरीके के मुद्दे हावी होते हैं, जब इस तरह के मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाता है, तो इससे राजनीति के गिरते स्तर का पता नहीं चलता क्या। तो ये तमाम पहलू सही बात है। बात करते हैं मुझे लगता है सुरजीत आपने बहुत ही वो नब्ज बताई है कि मुद्दे कौन आगे लाता है, उसमें कहीं ना कहीं पत्रकारों की बड़ी भूमिका है कि किन मुद्दों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। और ये बहुत सही बात है कि वो पक्ष हम अक्सर ही नहीं देखते। राजनीति और पत्रकारिता का जो एक अंतर संबंध है, ज्ञानेश जी ने जिसकी प्रारंभ में चर्चा की, उस पर हमेशा चर्चा होनी चाहिए। जब हम राजनीति की बात करें तो पत्रकारिता की भी बात करें। अभी हमारे पास समय बिल्कुल कम है और 9 मिनट का समय है। इस बीच अपने 3 साथी जुड़े हैं। मैं सत्यन, अगर आपका ऑडियो ठीक हो गया हो तो आप अपनी बात रखें। So I think it's okay right now. To begin with, a quick reminder of 3 recent episodes that has drawn attention of the entire citizen. Number 1 is central government's response to COVID crisis. Second is opposition's role during pandemic, and third is center-state relation, questioning the very tenet of this federal structure of our country that has its genesis in the recent proposed meeting between PM and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. To begin with, I shall raise some valid points and related points with regards to the central government, the role during pandemic. I would like to ask simple, does it need any toolkit to explain how people across the country, even in the central city, capital city of our country, left to Bhagwan Bharose for everything necessary to protect life of the citizen? Is it not the responsibility of the central government to prepare for the second wave of corona pandemic a bit early? A country where to meet the WHO recommendation, we need approx 4,55,478 more doctors and 18 lakh plus nurses. And tell me whose responsibility it is. Criticizing prior government for every failure is an excuse for the incumbent government, because people choose a new leader, a new government with a hope of change and respite, rather not to listen that what previous governments have done so far. If the present government has the audacity to abrogate Article 370 from Kashmir, sorting out many more complex problems like triple talaq, Ayodhya issue, then why not COVID crisis? Who will answer that as per the latest Human Development Report 2020, India has 8 hospital beds for 10,000 people. In comparison, China has more than 4 for just 1,000. Can demagoguery and lip service will solve this? No way. The incumbent government needs to understand that any crisis can be opportunity also. But again, that does not mean opposition will be given a walkover. Unfortunately, many examples can be put forward to prove that the role of opposition in India has been of late restricted to spreading confusion, negativity, and criticizing government for anything and everything. The toolkit conspiracy is one glaring example. However, with PM Modi at the helm of affairs, this has become order of the day for the opposition, which is not healthy either. No thinking citizen can accept that. Abuse and personal remark can be heard at Prime Minister. From Maut Ka Saudagar to Chaukidar Chor Hai campaign against PM Modi is no healthy democracy. I wish in politics the opposition needs more careful and concerning. Where there is time to fight a common enemy unitedly, it's pity the performance of opposition is sordid and deplorable. And what to say about a quarreling CM of West Bengal, who is presently basking in the glory of a recent electoral victory, out to degenerate and demoralize the PM. Every thinking citizen knows this,
that 10 years of Mamata Banerjee's rule in Bengal is a report card of no industrial development, tattering health infrastructure, Muslim appeasement, divisive politics, and battering agriculture. But she demands justification for everything from the central government. Such political change is dangerous, my friend. Even it can hit Satyen, hard I'm sorry, the I will have to central structure interrupt. of the country as well. Satyen. Just I'm completing. But I have a hope. Show the utility of a salutary dictum that while governments may have their way, the opposition must have its say, is highly infectious for the healthy of Indian politics, and it must be stopped at any cost. Thanks. Thank you. I think, Satyen, you have brought a very relevant point. The role of opposition, how is it has degraded, and what the role they should have played, they are not playing that. That is also a great factor. That somewhere that role nobody is there to play. The opposition should have played. Very rightly you have said. We can have different altogether a session for this. Now we have left with two more speakers. I will request. We are left with only 4 minutes, I think, and 1.5 minute we have in hand for one speaker. And finally, I will request Hanumant Rao ji to give a final comment regarding this whole exercise and initiative we have taken. I will request Vibhuti Mishra ji. Very short and brief, बहुत संक्षेप में. श्याम जी, थोड़ा सा ये सूचित करना था कि अपने पास समय है, जो अपने को थोड़ा सा टाइम का इसमें इशू आ रहा था टेक्निकल वाला, वो नहीं है. अपने पास वक्त है तो हम अपने जो बाकी वक्तागण हैं जो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, हम उनके पास टाइम का लिमिटेशन हटा सकते हैं और दे सकते हैं पूरा समय. ठीक है. अभी एक बार अभी विभूति जी बोल लें और फिर निरंजन जी बोल रहे हैं, फिर एक बार फाइनल कमेंट के लिए हम लोग फिर आ जाएंगे. तो इस रूप में चलते हैं. मैं विभूति जी को दोबारा ऐड कर लेता हूँ, शायद एग्जिट हो गए थे, आ गए हैं, दोबारा ऐड कर लेता हूँ. विभूति बताइए. जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल. देखिए, पॉलिटिक्स या राजनीति जो है अपने आप में बड़ा शब्द है, व्यापक शब्द है, जन कल्याण का शब्द. लेकिन आप सामान्य बातचीत में भी कहीं अगर ये बात करें और बोले या उसको ये लगे कि आप उसके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो देखिए कितना इसका नकारात्मक अर्थ है. ये राजनीति की स्थिति है. ईसा से 700 वर्ष पूर्व आप कल्प सूत्रों में जाएं, आप धर्म सूत्रों में जाएं, आप मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, तमाम चीजों पे बात करें, राजनीति का मतलब यही है जन कल्याण, लोगों का कल्याण. लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हुआ. लेकिन जो हमारा विषय है कि राजनीति तो हमने समझ लिया, राज और नीति. राज करना ठीक है, राजतंत्र पहले ही था. राजतंत्र में क्या था, कितनी निष्पक्षता है, कितनी सूचिता है, ये जानने के लिए राजा भी भ्रमण पर निकलते थे, औचक निरीक्षण हुआ करता था. आज इसका कितना प्रतिशत है? तो राजनीति उदात्त और संकीर्ण दो चीजों के साथ. उदात्त की बात आप समझ ही रहे हैं. संकीर्णता ये है, आज जितने भी राजनीतिक दल हैं वो एक कंपनी की तरह काम कर रहे हैं. सभी दलों की जो विचारधाराएं हैं
वो कहीं ना कहीं से डाउन हो गई है। एक कंपनी की तरह घाटे और मुनाफे का काम चल रहा है। यह दिक्कत है। लेकिन मैं इस बात से भी पूरी तरह असहमत हूं कि पूरी तरह निराशा का माहौल है। बिल्कुल नहीं है। जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो पूरी दुनिया में हो रहा है, हुआ है, हो रहा है। गिरावट की बात हर जगह होती रही है। दुखद पक्ष ये है कि जो नैरेटिव से होते हैं, जहां मीडिया दिख जाती है, वो एक बहुत दुखद पक्ष है। अभी 1 साल पहले अभी अमेरिका में एक रिपोर्ट छपी, वहां पे इस तरह से कहा गया कि हिंदुस्तान में जो हिंदू राष्ट्रवादी सरकार है वो ये कर रही है, वो कर रही है, वो फलाना कर रही है, ढकाना कर रही है। इस तरह की रपट जब छपेगी तो लोगों की मानसिकता थोड़ी एक और प्रकार की होगी, जो अच्छी बात नहीं। तो हम तमाम लोग जानते हैं कि जो भाषा का स्तर है उस पर संयम हो, लोग जो है राजनीति में आने का मतलब समझें, इसे एक कंपनी ना समझें और लोगों का ध्यान रखें। और क्योंकि समय बहुत कम है तो मैं तो थोड़ा सा आगे जा रहा था। आगे बोलने के लिए बहुत कुछ है। कोविड का टाइम है। इस कोविड के टाइम पे राजनीति ने भी अपना रुख बदला है। साथ भी देखा है हमने, लोगों का आपस में आपसी प्रेम भाव भी देखा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी देखे हैं। सरकारों को आंकड़े छिपाते हुए भी हमने देखा है। और उसकी समाधान की बात करें तो समाधान जो है वो जनता के पास, वो न्यायपालिका के पास और सबसे हम सबके पास भी है, और सबसे ज्यादा हम पत्रकारों के पास। हम कहीं ना कहीं से नकेल कस सकते हैं। दिक्कत ये है कि राजनीति में साहित्य से सारे शब्द चुरा लिए हैं और वो सारे कौन उल्टा करती है। साम्यवाद कहीं साम्य नहीं है, समाजवाद कहीं समाज नहीं है क्या? कहीं न कहीं से युक्तिवाद हावी है, अपना लोभ हावी है, कैरियर हावी है। राजनीति जिस पर जाने जी ने कहा कि एक कैरियर बन चुकी है। ये एक दुखद पक्ष है। एक छोटी सी बात है, मुझे एक कविता में लिखी थी 1989 में कि वृक्षारोपण अभियान में तोड़ ली कुछ डाले वृक्षों की ही और उसे रोक दिया उपजाऊ मिट्टी में। असली उद्देश्य की तो हो ही गई। एक योजना थी वृक्षारोपण की, उसने क्या किया कि ऐसे पेड़ जिसकी जो पेड़ मिट्टी में नहीं लग सकते हैं उसको वहां पे रोक दिया। 89 की बात है। क्या फायदा हुआ इससे? और राजनीति की जो मीठी भाषा है वो हमें परेशान करती है, वो हमें दुख देती है। एक अंतिम कविता से आज मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। तुम चंदा हो, तुम चंदा हो, तुम सूरज हो, मैं अदना हूं, अंतिम हूं। आप राजा हो, मैं दीन हूं, यानी गरीब हूं। राजनीति बोली कुछ यहाँ लोचा है, अंतिम और दीन ने खुद को राजा बनाना सोचा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर विभूति, बहुत सुंदर। जो आपका जो एक कवि वाला परिचय है वो सामने आया, ये बहुत अच्छा है। आपने कुछ बातें बड़ी अच्छी कही है कि समाधान जनता के पास है। और एक और बात आपने सभी का ध्यान आकृष्ट कराया कि हम कोविड की चर्चा करें, सरकार के काम की चर्चा करें तो पूरी दुनिया पे हमको नजर भी डालनी चाहिए। और मैंने ये एक बात देखी है कि कितना असंतुलित हमारी बहस हो जाती है। हम चर्चा करने लगते हैं यूरोप के कई देशों से, अमेरिका से भी, और उस चर्चा में हमको कहीं ये ध्यान नहीं रहता कि कहीं की आबादी 90 लाख है किसी देश की, कहीं की आबादी 2 करोड़ है। पूरे अमेरिका की भी बात कर लें तो 33, 34, 35 करोड़ है, और हमारे यहाँ हम 135 करोड़ है। तो मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिसाइज करना है इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो वाली बात आने से भी एक दूसरे तरह की प्रतिक्रिया आती है। दूसरी एक बात, एक और मैंने रंग देखा है पत्रकारिता का, और मैं आज इसका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि जैसे ही आपको लगा कि सरकार ने कुछ अच्छा किया है और आपने सरकार की तारीफ कर दी, तो पता ही नहीं एकदम से आपको इस दृष्टि से देखा जाएगा कि अब आप पत्रकार रहे नहीं। मुझे नहीं पता पत्रकारिता की किस पुस्तक में यह लिखा है कि अच्छे कामों की तारीफ आप नहीं कर सकते हैं। ये किसने बताया, किसने क्या किया, मुझे पता नहीं। इसका कारण ये इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव ये हुआ है
कि अच्छे कामों की ना तो लोगों को जानकारी मिलती है, ना उन चीजों के प्रति लोगों का एक आकर्षण बढ़ता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए, मुझे लगता है वो एक आपराधिक मामला बनना चाहिए था। जिन भी लोगों ने वैक्सीन को लेकर गलत बयानी की और कहा कि ये तो बीजेपी का वैक्सीन है और इस वैक्सीन को लेने से ये हो जाएगा, वो पता नहीं कितनी बातें आई। और उसमें कई पत्रकारों ने कई आलेख लिखे, बड़े नामी पत्रकारों ने, राजनीति की बात छोड़ दीजिए। तो इन बातों को समझना, मुझे लगता है ये एक मंच बड़ा अच्छा है कि उन सभी बातों को संतुलित ढंग से कैसे रखें। सत्येन, I will come back to you. It was pleasure listening to you. But before that, let me finish the sequence. We are left with one speaker, Niranjan from Devdhar. And the moment he finishes, then after you can again put in your words. It was really interesting. निरंजन, आप हैं क्या जुड़े हुए? निरंजन हमारे साथी और बहुत बहुत तीक्ष्ण विवेचक हैं, आलोचक हैं और बड़े स्पष्ट बेबाक रूप से अपनी बात रखते हैं। निरंजन, निरंजन आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल कम आ रही है, आपको ऑडियो का प्रॉब्लम है। निरंजन भाई, आप एक बार एग्जिट करके दोबारा एंटर होंगे तो आपका ऑडियो का इशू नहीं आएगा। आ गया, हो गया ठीक? एग्जिट करके एक बार एंटर हो जाइए। बताइए। यस यस, ऑडियो आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, बताइए। जो राजनीति के गिरते स्तर पे जो बातचीत शुरू हुई, और पहले तो सभी बड़े भाइयों को नमस्कार। काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई। हनुमंत सर से तो लखनऊ में मुलाकात हुई थी कुछ समय पहले। एक अच्छी शुरुआत परवेज सर के तरफ से सुझाव के साथ, जिस तरह से ये आज बैठक रखी गई, इस तरह की बातचीत होनी चाहिए। चर्चा के विषय में मैं ये कहना चाहूँगी, कोई भी चर्चा अपने आप में काफ़ी सार्थक होती है। सिरे से किसी चर्चा को खारिज कर देना न्यायोचित नहीं हो सकता है। राजनीति के गिरते स्तर के इतिहास और तमाम पहलुओं पर अगर हम जाएं या सोचें, और ताज़ा प्रकरण माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच के जो इंसिडेंट, जो भी घटनाएं हुई, उन सब से इतर अगर पुरानी चीज़ों को हम देखें, कुछ उदाहरण लें, तो अगर हम शुरुआत करें तो लाल बहादुर शास्त्री की हम बात करते हैं। 1957 में वो चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने जो सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे इलाहाबाद से, उन प्रचार के दौरान उनकी कार या कुछ जो है वो पैदल चल रहे थे, कार खराब हो गई थी। और लाल बहादुर शास्त्री उसमें प्रचार के दौरान क्षेत्र में जब मिले तो उन्होंने पूछा कि भाई आप, मुलाकात हुई, बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी इतने इतने जगहों पे जाना है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि मेरा तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, आप मेरी गाड़ी ले जा सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझें। और उन्होंने गाड़ी अपने जो विपक्षी पार्टी का जो उम्मीदवार था, कोई पाठक जी थे, पूरा नाम मुझे नहीं याद, उनको अपनी गाड़ी दी। और ये एक मतलब उदाहरण हो सकता है। उसके बाद अगर हम सरदार पटेल की बात करें, खेड़ा लोकसभा में, गुजरात के लोकसभा क्षेत्र से उनकी बड़ी बेटी जो चुनाव लड़ रही थी, तो सरदार पटेल ने कहा था कि मैं इसमें किसी तरह की मदद नहीं करूंगा या मैं तुम्हारे कैंपेन में नहीं जाऊंगा। कि उस समय जो साथ में वहाँ पर जनसंघ के जो उम्मीदवार थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, उनसे भी एक जो प्रगाढ़ता, मित्रता थी सरदार पटेल की। तो ये सब देखना होगा कि राजनीति के गिरते स्तर में ये तमाम उदाहरण, राजीव गांधी का अटल बिहारी वाजपेयी को
इलाज के लिए विदेश भेजना या अटल बिहारी वाजपेयी का अपनी सरकार का गिर जाने की स्थिति में भी किसी तरह के कोई एक मतलब गलत मीन्स या कोई भी जो तमाम तरह की चीजें हो सकती थी वो सांसद को अपने पाले में करने के लिए पैसे का प्रलोभन या तमाम सारी चीजें जो आज होती हैं हो सकती थी, उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। तो ऐसे तमाम दुनिया भर के उदाहरण हैं हमारे समाज में। और रास्ता जो ये कहा जा रहा है कि समाज ये हो गया, समाज ऐसा हो, समाज वैसा हो गया, समाज में बेचैनी है, समाज अपना रास्ता खुद तय करेगा। आज अगर 4 सुप्रीम कोर्ट के 4 बड़े न्यायाधीश निकलकर पब्लिकली आते हैं तो वो एक बेचैनी है जो बता रही है कि रास्ता इसी के बीच से निकलेगा। पत्रकार के रूप में अगर गणेश शंकर विद्यार्थी दंगाइयों की भीड़ में खुद कूद जाते हैं और अपना बलिदान देते हैं तो ये एक उदाहरण है कि सारी चीजें यहीं से निकलेंगी। और इसके लिए तमाम लोग छोटे छोटे स्तर पे, राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, मिडिल हो, मतलब सेंटर फॉरवर्ड हो, तमाम तरह के लोग, हर खेमे में लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। ज्ञानेश जी ने राजनीति के अपराधीकरण की बात कही कि 70 क्या मतलब 80 के दशक से नॉर्थ इंडिया के जिस तरह से बाहुबली, बंदूक और ये पैसे का प्रवेश, पहले शराब और ये सब चीजें आई, धीरे धीरे अब चूंकि हो क्या रहा है कि पूंजी अब सब चीज पे कब्जा करना चाहती है। पूंजी आपको हर स्थिति में, उन्होंने पहले संस्थानों को कब्जा शुरू किया, पहले राजनीतिक पार्टियों को गुलाम बनाना शुरू किया, नेताओं को, एमपी को, एमएलए को। अब उन्होंने क्या किया, पार्टियों को अपना, पार्टियों पर हित साधा, पार्टियों के पीछे पैसा लगाना शुरू किया। पार्टियों के बाद अब संस्थाओं को कब्जा करने की बात हो रही है। तो इसमें आप कह रहे हैं कि अमुक पार्टी है, बीजेपी है जो है बिक गई है या कांग्रेस है बिक गई, नहीं। हर पार्टी की अपनी जरूरतें हैं, हर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए, चूंकि आपने चुनाव को ही सब कुछ बना दिया है, चुनाव जीतने को ही सब कुछ मान लिया है कि जो चुनाव जीतेगा वही सबसे बड़ा पॉइनियर होगा, वही सबसे बड़ा मतलब इस चीज में मतलब मशीनरी जो बनेगी, चुनाव जो जीतेगा वही सब कुछ है। उस मतलब चुनाव जीत करके संसद में आ जाएगा। पहले संसद में अगर लोहिया जी बोलते थे और उनकी बात भी सुनी जाती थी, आज संसद में उस तरह की बातों, उस तरह की बहसों का दौर नहीं रह गया। अगर एक प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री पर इस तरह की मतलब टिप्पणियां करता है, मैं किसी के नाम या व्यक्तिगत नाम लेके बात नहीं कर रहा हूँ, सारे लोग पत्रकार हैं और उससे ज्यादा भी जानते होंगे, अच्छे संस्थानों में सारे कुछ घटनाक्रम को पिछले 20, 30, 35 सालों से वरिष्ठ लोग देखते आए होंगे कि रेनकोट पहन के नहाना, या बहुत संसद में जब आप बात करते हैं, चुनावी सभाओं में बात करना एक दूसरी बात होती है और संसद में कहीं बात एक दूसरी बात होती है। हाँ, नीति निर्धारण होता है, सारी चीजें आप इस देश के लिए वहां से तय करते हैं और वहां पर इस तरह की बातें होती हैं। तो सवाल ये है कि इस तरह की जो चीजें हैं समाज में घट रही हैं और उसके बीच जो है जन समर्थन के रूप में हम आप इस खेमे में उस खेमे में चले गए हैं, वो ठीक है, लेकिन एक जगह पे ये देखना होगा कि चाहे वो राष्ट्रवाद की बात हो, देशवाद हो, तो राष्ट्रवाद सिर्फ भारत माता की जय बोलने से या आप जोर जोर से हिंद बोल देने से नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रवाद आप उस सेना के सिपाही से पूछिए जो बिना मतलब किसी रैली में या किसी नेताओं के आगे पीछे घूमते हुए बिना अपनी शहादत देता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब परिवार में पूछा जा सकता है जो जिनके लोगों ने सीमा पर अपनी जान दी। तो ये सब चीजें हैं मोटा मोटी। और राजनीति में अगर आप कहें कि नेहरू और पटेल, आपको याद होगा जब काफी लोग जानते होंगे सरदार पटेल की जब मतलब लगभग बहुत हालत खराब थी, तबीयत खराब थी, तो उन्होंने मतलब राजेंद्र प्रसाद से कहा कि मेरी तबीयत खराब है और ऐसी स्थिति में नेहरू के आसपास भी ऐसे लोग हैं, तमाम लोग हैं, ऐसे लोगों से नेहरू को बचाकर उनकी आपको मदद करनी। हमारे लोगों में हमने तमाम लोग हैं, हम लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हम तमाम लोग जब किसी चीज पर बात करते हैं तो सहमति संजय, आपका नेटवर्क थोड़ा कमजोर हो रहा है।
निरंजन, आपका नेटवर्क थोड़ा कमजोर हो रहा है क्या? नेटवर्क में थोड़ी समस्या आ रही है। कोई बात नहीं, आपने बहुत सारे उदाहरणों के साथ, हेलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन। आपने बहुत सारे उदाहरणों के साथ बड़ी अच्छी बातें रखी हैं और जाहिर है कि ऐसी बातें हम लोगों के सामने नहीं आ पाती, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे उदाहरण हमको आज भी मिलते हैं हमारे आसपास। हम जानते हैं कि दो विरोधी विचारधाराओं के पार्टियों के नेता और आपस में इतने अच्छे संबंध होते हैं, कईयों के बीच तो पारिवारिक संबंध होते हैं। और ऐसा है, कहीं ना कहीं पत्रकारिता का भी एक गुण दोष है कि हम वैसी ही बातों को सामने लाते हैं जो नकारात्मक होती हैं और उसी ओर हमारा ध्यान जाता है। लेकिन हाँ, कुछ एक चर्चा में जो बात आई राष्ट्रवाद के स्वरूप, मुझे लगता है उस पर एक अलग चर्चा हम लोग रख सकते हैं कि भारत माता की जय बोलना राष्ट्रवाद है या नहीं है, तो उसके वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन बहुत अच्छी व्यवहारिक और उदाहरण के साथ आपने बातें रखी। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि राजनीति में वैसा स्वरूप हमारे सामने आए जिससे कि समाज और विशेष करके युवा राजनीति में जाने को प्रेरित हो पाए। And as I said earlier, I will just request Satyen, but in brief, to give a final shape to his words. Satyen, you can come in. Yeah, thank you once again. Thank you. The sole point I would like to make that if suppose we can continue with the same sort of, trained in the politics, like while governments may have their way, the opposition must have its say. It's highly infectious, my dear. It's highly infectious. It can simply, degenerate the health of the Indian politics and the democracy to the core. So what we need is basically, we call this journalism the fourth pillar of the democracy. But are we, doing the service to the nation? That needs to be, understood. That needs to be questioned from within. Because if we will continue to do so, we will forget the main purpose of our journalism and its, the motive itself. We must develop the power to call a spade a spade. What is truth? It has to be come out at any point and at any separation. Once we will start doing this, naturally every institution will favor the democracy to rise. As my predecessors, I'm talking about in this group, the people who have spoken before me, they have made their points very intelligently. Once again, I would like to just remind one of the points of Gyaneshji, that this purpose of politics is what? Pragmatism, as people say, the pragmatic politics is simply to go, it has become, from the cottage industry to a multi-dollar industry. Yes, it is. But the purpose has lost. But we need to inculcate those particular things which are necessary to define democracy and make it more and more stronger. I have not lost hope, even with all this. Because at this stage, what I feel, that one who sparks it also has the ability to transform it to love. Basically, he who creates sadness has the ability to convert it to happiness. He who creates darkness can also be awakened to produce illumination. So politics will also be cleansed one day. And that is once the electorate will mature. And for the electorate to mature, we need to call a spade a spade. We need to just firmly remain with the power of the truth. Thanks. Thank you, Satyen, for your precious words. And again, you have emphasized the role of the common citizen.
as stronger they are, as mentally very sharp they are to analyze the things, that will change the scenario. And I will just say one thing, that while criticizing or while praising, we have to be balanced. Both the things are necessary, but at the time we have to be balanced, we have to be articulate, and we have to be in sync with the time, what is the necessary of the time, and keeping in mind the greater need of our country as a whole. We don't have to be partisan. I think we all are in agreement of these all elements we have discussed at large, and we will have to close the discussion. And at last मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी अपने 3 वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हैं, मैं ज्ञानेश जी से और प्रमेंद्र जी से और राव साहब से एक फाइनल कमेंट, एक अपने इस प्रयास को लेकर भी और इन सारी चर्चा को लेकर भी 1-1 मिनट में वो फाइनल कमेंट आए, देन वी विल क्लोज द डिस्कशन। ज्ञानेश जी। हाँ जी, 2 बातें हैं इसमें। एक तो प्रयास अच्छा है, और दूसरी बात ये कि बीच में जो टॉपिक है कि राजनीति का स्तर जो गिरता जा रहा है, हम लोग को इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, न कि राष्ट्रवाद। और दूसरी बात, जो आप जो एक बात कर रहे थे कि वो वैक्सीन को लेकर के कितने लोगों ने क्या लिखा, पत्रकारों को पॉजिटिव लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, उसमें भी स्पष्ट है कि देखिए, सरकार के पास जो अच्छा काम है उसको लिखना चाहिए, लेकिन सरकार के पास ये बात बताने के लिए कि वो अच्छा काम कर रही है, उसके पास विज्ञापन होता है, पीआर होता है, जनसंपर्क विभाग होता है। पत्रकारों का अभी तक जो मान्यता है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है इसका, कि वो जनता की आवाज होती है, जो विपक्ष होती है, जिसके पास ऐड का कोई रेवेन्यू नहीं देता है, वो नहीं डालता है ये टीवी चैनल पर विज्ञापन। तो हमें विपक्ष की आवाज बननी चाहिए। एक मोटा कॉन्सेप्ट है, परसेप्शन है, ऐसा नहीं कि ये कोई धर्म ग्रंथ है। पहली बात, मैं इस पर कोई बहुत ज्यादा नहीं फोकस करूंगा, लेकिन पत्रकारों को हर चीज में नहीं पढ़ना चाहिए। और किसी वक्ता ने अच्छी बात कही थी कि पहले से ज्यादा सहभागिता बढ़ी है मौजूदा दौर में, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे थे कि पत्रकारिता राजनीति का असर गिर गया है, तो मैं इस टॉपिक के अस्तित्व पर या इसके विषय पर नहीं कम, मैं कह रहा था कि देखिए, राजनीति का असर इतना गिर चुका है कि इस पर चर्चा करना बेमानी है। मेरा कहने का सिर्फ ये था, मतलब कि देखिए, राजनीति अब कॉर्पोरेट हो गया है, कॉर्पोरेट हो गया, पहले समाज सेवा था। और दूसरी बात, राजनीति का जो स्तर है, लखनऊ में था राजनाथ सिंह के चुनाव प्रचार के दौरान में अपोजिट पार्टी के आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे सामने में कचहरी में मिले, उनके राजनाथ सिंह के सुपुत्र ने मेरे सामने उनका पैर छूकर प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। दोनों चुनाव लड़ रहे थे, ये मुख्य इसके कैंपेन कर रहे थे, मैंने वो आंखों से देखा। तो राजनीति का स्तर ये भी देखा है हमने इस मौजूदा दौर में भी, जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति का स्तर गिर गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा इस टॉपिक पर इसलिए मैंने कमेंट किया था कि देखिए, राजनीति का पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अपराधीकरण का, अब चूंकि स्तर इतना गिर गया है, हमें राजनीति में कॉर्पोरेट जो घुस गया है ना, उस पर चर्चा करनी चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। क्योंकि राजनीति का स्तर निम्न होते जा रहा है, या जो भी समाज में घटित देखने को मिल रहा है, इसमें कॉर्पोरेट लॉबी काफी ज्यादा घुस चुका है, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा विजय है। दूसरी बात, लास्ट कमेंट में कहूंगा, चर्चा तो बहुत अच्छी रही, और हम लोग पहली बार चर्चा कर रहे हैं, तमाम मित्र हमारे अति उत्साह में हर तरह की बात उन्होंने रखी अपने स्तर से, लेकिन अगले बार हम लोग चर्चा करें तो फर्स्ट लाइन हो कि उस पर सब लोग पढ़ाई लिखाई करके आएंगे, हम लोग सब लोग, और उन्हीं मुद्दे पर ही टिके रहेंगे। क्योंकि देखिए, बात से निकलेगी तो पता नहीं कहाँ कहाँ हर बात को हम लोग छेड़ते रहेंगे। राष्ट्रवाद भी आज की तारीख में सबसे बड़ा एक टॉपिक है, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी पत्रकार, ये सबसे ज्यादा चर्चा में है इस वक्त अभी, तो हमें उसका भी ख्याल रखना होगा। अगली बार उसकी चर्चा राष्ट्रवादी सरकार भी है, राष्ट्रवादी राष्ट्रवाद पर एक दिन अभी उसका तय करेंगे। अभी एक बार इसको हम लोग क्लोज करते हैं। प्रमेंद्र जी। श्याम जी, देखिए, चर्चा तो बहुत अच्छी रही, और जैसा होना चाहिए वैसे ही हर तरह के विचार सामने आए। हाँ, ठीक है, ज्ञानेश जी ने भी कहा कि विषय से थोड़ा सा हम भटके भी, तो स्वाभाविक है,
वो होता है, जब चर्चा चलती है तो कई चीजें उसके साथ जुड़ जाती है। केंद्रित रहने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या होता है कि वक्त की मतलब पाबंदी के मुताबिक सारी चीजें आ जाती है। तो देखिए श्याम जी, इसमें क्या है, जो राजनीति की बात, जो टॉपिक हमने रखा था, दो तरह की सोच होती है। एक वर्ग सहयोग की होती है, एक वर्ग संघर्ष की होती है। इस समय जो माहौल बनाया हुआ है देश में, या बन गया है, कहें राजनीतिक दलों ने बनाया हो या हमारी सोच ने ही बनाया हो, कि देश में दो तरह के लोग होते हैं या दो तरह की राजनीति होती है। एक राजनीति जो है वो है मोदी समर्थक की, एक राजनीति जो है वो मोदी विरोधी की, और पूरी देश जो है इन्हीं दो राजनीतिक ध्रुवों के बीच में वो घूम रहा है। तो हर चीज को इसी के परिप्रेक्ष्य में रख करके हम लोग सोचते रहे। मेरा ये कहना है कि जरूरी नहीं है, पहले भी हर तरह की विचारधारा, हर तरह की सोच, समाजवाद भी साथ में चल रहा था, कांग्रेस भी चल रहे थे, जैसे कांग्रेस में भी नरम दल भी था, गरम दल भी था, इसी तरह से जनसंघ भी चल रहा था, कांग्रेस भी चल रही थी, सोशलिस्ट पार्टी भी, वामपंथी दल भी, और सब मिलकर के एक सह अस्तित्व में रहते थे, कोई किसी का दुश्मन नहीं हुआ करता था। कई बार जो है वो मिलकर के एक समाधान निकाला जाता था। अब जो है ये चीजें दिखती नहीं है। आप अगर गौर से देखेंगे तो बहुत कम आपको दिखता है कि सर्वदलीय बैठक होती है, और इसके लिए सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष भी जिम्मेदार है। कई बार ऐसा होता है कि बुलाने की जरूरत ही नहीं होती, ऐसा सत्ता पक्ष महसूस करे कि हमें करना है, हमारे पास बहुमत है, और विपक्ष का ये कहना होता है कि इन्हें तो अपने ही मुताबिक करना है, हमें क्या लेना देना है। और ट्विटर पे या सोशल मीडिया मंचों पर जो है ये सारी राजनीति कर लेते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, वहीं पर बयानबाजी हो जाती है, वहीं पर एक आरोप लगाता है, दूसरा प्रत्यारोप करता है। तो इन चीजों से निकलने की जरूरत है। ये दबाव पत्रकारों को, हमें बनाना है कि भाई जैसे सत्ता पक्ष की जिम्मेदारियां तय है लोकतंत्र में, वैसे ही विपक्ष की भी जिम्मेदारियां तय है। बिना सशक्त विपक्ष हो या जो जनता चुने उसके मुताबिक जो भी विपक्ष सामने आए, उनको छोड़ करके आप नहीं चल सकते कि हमारे पास बहुमत वाली सरकार, श्याम जी, इंदिरा जी की भी सरकार थी, लेकिन इमरजेंसी लगा दी उन्होंने। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुमत की सरकार के फैसले हमेशा देश हित में होते हैं और जनहित में होते हैं। बहुमत की सरकार के फैसले भी जनहित के खिलाफ जा सकते हैं, इसमें कोई ये बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि गठबंधन की जो सरकार है, अल्पमत की सरकार है, उन सरकारों के फैसले समझौतावादी होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अटल जी की गठबंधन सरकार देश ने, मतलब हम सबने देखी है, और अटल जी ने किस तरह से, किस कुशलता के साथ उसे चलाया, ये भी देखा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर अटल जी को उस मंच पे जाके और पार्टी से ऊपर उठकर, मतलब अपनी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, नमन करते हैं, तो कांग्रेस के लोग भी अटल जी की बात करते हैं। ये हम लोग अक्सर सुनते रहे हैं कि नेहरू जी ने ये कहा था कि अटल जी जैसे वक्ता, मतलब उनकी तारीफ की थी सार्वजनिक रूप से। तो एक उस तरह की चीजें आनी चाहिए, सब साथ चल सकते हैं, और यही हमारी कोशिश भी है कि समाधान यहीं से निकलेगा कि हम सब मिल करके, जो हमारी मिट्टी की जो ये है हमेशा परंपरा है भारत की, उसके मुताबिक चलें, मिलकर चलेंगे, क्यों नहीं समाधान निकलेगा। बिल्कुल निकलना चाहिए, निकलने की उम्मीद भी है और निकलेगा। बहुत बहुत बेहतर। जिनका ऑडियो म्यूट नहीं है, मैं आग्रह करूंगा कि वो ऑडियो म्यूट कर लें। और अंत में मैं राव साहब से आग्रह करूंगा फाइनल कमेंट। जी धन्यवाद श्याम जी, बहुत अच्छी परिचर्चा रही आज, बहुत सारे बिंदु निकल करके आए इस परिचर्चा से। और कुल मिला के अगर इसका सार देखा जाए तो ये तो बहुत जरूरी है कि राजनीति में शिष्टाचार और एक दूसरे के प्रति सम्मान, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हम इतना बड़ा डाइवर्स नेशन है, इतनी बड़ी देश है, इतनी विभिन्न संस्कृतियां हैं, तरह तरह के विचार हैं, और ऐसे में अगर राजनेताओं का एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत सम्मान नहीं होगा, संस्थागत सम्मान नहीं होगा, तो ये देश नहीं चल सकता है। कोई भी किसी भी पद पे बैठे, मैंने जैसा शुरू में भी कहा था कि यदि विपक्ष के नेता को बुलाना ही था तो एक बार मुख्यमंत्री से अगर इसकी ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा हो जाती तो शायद इतना बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा होता।
प्रधानमंत्री का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, मुख्यमंत्री का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन दोनों के समय से पूरे देश का समय जुड़ा हुआ है। 130 करोड़ लोगों की आबादी का जो है भविष्य तय होता है। ये गैर जिम्मेदाराना स्थितियों में ये लोग नहीं आ सकते हैं। अब चूंकि आ रहे हैं, ऐसी स्थितियां हो रही हैं, और इसीलिए हम लोगों ने ये विमर्श किया है कि आखिर इन स्थितियों में कौन पहले घंटा बजाएगा, कौन इन चीजों को नियंत्रित करेगा। तो तमाम सारे वक्ताओं ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। ये सुझाव निकल के आया कि चूंकि पत्रकार जो है वो उसका ये दायित्व है, ये उसका जो है व्यावसायिक दायित्व है, प्रोफेशनल दायित्व है कि वो ऐसी चीजों पे नजर रखे, ऐसी चीजों को इंगित करे, ऐसी चीजों को बताए। और जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली जो बात है, इसके लिए पत्रकार को आगे आना पड़ेगा और उसी को घंटी बांधनी पड़ेगी, चाहे वो मोदी जी के गले में घंटी बांधनी हो, चाहे ममता जी के गले में घंटी बांधनी हो। मेरे कहने का मतलब कि बड़े से बड़े राजनेता को भी अगर आईना दिखाना हो तो पत्रकार को ही आना पड़ेगा, घटनाओं को उसकी गति में पकड़ना होगा और उसके लय और ताल को ठीक करना होगा। ये काम पत्रकार है। फिर बात ये आई कि पत्रकार भी बहुत सारे किंतु परंतुओं में फंसे हैं। तो अल्टीमेटली लोकतंत्र में ये जनता जनार्दन ही होती है जो एक फाइनल दिशा दिखाती है, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। और भारत की जनता ने कई बार कई मुद्दों पे एक बेबाक राय दे करके ऐसे फैसले किए हैं जहां उन्होंने सर्वशक्तिमान सरकारों को पटका भी है। इसलिए हम लोग को बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। जब तक इस देश में जनतंत्र है तब तक हम कॉरपोरेट की विद्रूपताएं देखते रहेंगे, पूंजी की विद्रूपताएं देखते रहेंगे, लेकिन अंत में जो विजय होगी वो सत्य की होगी और जनता की होगी। इसलिए बहुत परेशान भी नहीं होने की जरूरत है। तीसरी एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जब कभी हम देखें कि चारों तरफ अंधकार है तो एक बार हम अपने इतिहास को जरूर पलट के देखें। उस इतिहास से हमको इतने उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे बहुत सारे साथियों ने उदाहरण दिए कि कब राजीव गांधी ने अटल जी की मदद की, कब किसने किसकी मदद की। तो ये उस अंधेरे में दीपक का काम करते हैं। तो हमको अपने इतिहास की तरफ भी बार बार उसका संदर्भ लेना चाहिए जब जब इस तरह की विद्रूपताएं हमारे सामने आती हैं कि पहले क्या था और अब क्या हो रहा है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी हमको काम आता है। मैं आप सभी आयोजनकर्ताओं को बधाई दूंगा, संचालनकर्ता श्याम जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। उनका कुशल संचालन रहा और इतने वर्षों बाद हम सभी इकट्ठे हुए, इस रूप में इकट्ठे हुए, एक सार्थक चर्चा हुई। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद राव साहब। और अभी अपने इस पूरे आयोजन में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो हमारे मित्र है पुष्पेंद्र। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप भी स्क्रीन पर आए और बैकहैंड जितना आयोजन आप देख रहे हैं, ये एक बहुत पहले बार के प्रयास में इतना सुंदर सब कुछ हो पाया। पुष्पेंद्र, हम सभी आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी राय और इसका पूरा अनुभव, ये जो अभी पिछले 3-4 घंटे से आप इसमें लगे हुए थे। आपका ऑडियो म्यूट है पुष्पेंद्र। दो हिस्सों में अपनी बात कहना चाहूंगा। कल परमीन जी ने बोला ही था कि मैं क्यों नहीं वक्ताओं में अपना नाम लिखता हूँ। तो बेसिकली कल ही मेरे एग्जाम की लिस्ट आई है, क्योंकि मैं इस जर्नलिज्म को 20-21 साल हो गए करते करते, तो दिमाग में कुछ खराब आते इन द सेंस कि जिन चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे हैं ये चीज़ें मुझे कभी LLB के जरिए करनी है। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे, लगा कि ये पत्रकारिता से अकेले काम नहीं होगा, कोर्ट के अंदर भी एक लड़ाई लड़ी जाती है जहाँ जरूरी है। क्योंकि अभी तक अनुभव ये रहा है पत्रकारिता में हंगामे ज्यादा होते हैं, काम नतीजे कम होते हैं। तो नतीजा चाहिए तो आपको वहां जाना पड़ेगा, और वो मैं पिछले 3 साल से चीजें कर रहा हूँ। मैंने नतीजे देखे हैं, कोर्ट कचहरी में हासिल किए हैं। तो मैं LLB कर रहा था, मेरा 2nd सेमेस्टर है, 10 दिन के बाद एग्जाम है, इसलिए मैं समय नहीं निकाल पा रहा था इसके लिए। लेकिन फिर भी जो चीजें मेरे रूटीन की पढ़ाई की आदत की वजह से नॉलेज गेन की है वो मैं शेयर करना चाहूंगा। राजनीति के बारे में ऑलरेडी सुरजीत बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि राजनीति, राज करने की नीति और ये सब जो चाणक्य की कई बातें बहुत अच्छे से बताई है। पर एक सिंपल सी चीज देखिए, अगर राजनीति है तो आप और हम एक जिंदा देश में रह रहे हैं। अफ्रीका में 54 देश है, 27 देशों में गृह युद्ध है। क्या वहाँ राजनीति है?
राजनीति नहीं है। हम यहाँ बात से बात कर रहे हैं, वहाँ गोली से बात की जाती है। 57 देश हैं एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों के, कहाँ राजनीति है? वहां तो बोलने की परमिशन तक नहीं है। यूरोप, क्या राजनीति वहां पर नहीं है? आप देखिए वहां कितने देशों में हालात खराब है जहां बोलने की परमिशन नहीं है। गिने चुने देश हैं इन 200 देशों में से जहां एक्चुअल में राजनीति हो रही है, और हिंदुस्तान उनमें से एक। अगर राजनीति होगी तो विकास का रास्ता खुलेगा। जहां राजनीति नहीं होगी वहां अफगानिस्तान, ईरान और इराक जैसे देश बन जाएंगे। राजनीति है यानी कि विपक्ष है, वहां पर विपक्ष जिंदा है, अपनी बात रख सकता है। और राजनीति, एक बहुत अच्छी बात से मैं कनेक्ट करना चाहूंगा, कभी रतन टाटा ने बोला था कि हमारी लाइफ जो है ना वो ईसीजी मशीन की तरह है, अप डाउन होते हैं। अगर हमारा ईसीजी मशीन से जब चेकअप होता है तो हार्ट बीट अप डाउन होती है यानी कि जिंदा है, और जब ईसीजी मशीन की लाइन प्लेन हो जाती है यानी कि आप मर गए। तो राजनीति जो है वो देश की ईसीजी मशीन की तरह है, बुरा वक्त अच्छा वक्त दोनों आएगा। आप ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, मुझसे पहले के बहुत सारे, क्योंकि जब हम लोग ईटीवी फाउंडर्स में से जो लोग हैं, सबसे कम एज वाला मैं तब भी था, आज भी हूँ। उस चीज को आप देखिए, जिन लोगों ने इमरजेंसी देखी है उस दौर में, या 10 साल पहले तक सिर्फ धर्म और जात पात की राजनीति थी। 2014 के बाद पहली बार है जहां विकास की बात आप कर रहे हैं, और अब वोट भी उसी पर मिल रहे हैं। गांव का आदमी भी कहता है कि वह नेता को, भाई तू वोट देगा तभी तुझे वोट तभी मिलेगा जब तू मेरे घर की सड़क ला के, घर तक सड़क ला के देगा। तो ये बदलाव है। आपको जब युद्ध के मैदान में आप डटे रहेंगे तभी आप युद्ध जीत पाएंगे। और राजनीति में ये जो खराब चीज है, जो ज्ञानेश जी का मुद्दा, वो पॉइंट बिल्कुल सही है, उसमें कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन यह है कि अगर हम मैदान ही छोड़ देंगे तो युद्ध क्या जीतेंगे? सिस्टम में रह के आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा, राइट। और इन सब चीजों के लिए नेता बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। मैं कहता हूँ जिम्मेदार तो हम लोग हैं। क्यों तमिलनाडु में आदमी जो एक शराब की बोतल के लिए वोट दे देता है, महिला एक साड़ी के लिए वोट दे देती है, नेताओं को खराब कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं ना। तो उनको हम जिम्मेदार ठहरा, उससे ज्यादा तो हम लोग जिम्मेदार हैं। मतलब हम अपनी वैल्यू ये तय करके बैठे हैं, हमारी वैल्यू 500 रुपए की एक साड़ी, 100 रुपए की एक शराब की बोतल, या एक टीवी का ऑफर, या 72,000 रुपए का ऑफर, सिर्फ इतनी है हमारी वैल्यू। इसके लिए हम उन्हें वोट दे रहे हैं, वो हमें उल्लू बना रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है ये अपॉर्चुनिटी अच्छी, ज्ञानेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये बिजनेस बन चुका है, और फैक्ट है ये बिजनेस बन चुका है। राजनीति में आने के लिए आदमी पैसा इकट्ठा करता है। कई ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिन लोगों ने मार्केट से पैसा उठाया है, लोन लिया है, पर्सनल लोन, बैंकों से नहीं है, दोस्तों से लिया है कि मुझे चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैं अगर वहां चुनाव जीत गया प्रधान का या एमएलए का तो इतना पैसा कमाऊंगा और उसमें से पूरे उतना दूंगा। वाकई में ये बिजनेस बन चुका है। तो अगर हमने इसे खराब किया तो ठीक भी हमको ही करना है। और दूसरी बात ये तकनीक की, कि ये चीजें तो समय के साथ जैसे बदलाव में, जब टीवी में था तभी मैंने ये डिजिटल करना शुरू किया, और करते करते ये चीजें यहाँ आ गई। राजनीति से जोड़ूंगा, हमें अपने बदलते दौर के साथ बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगे तो ईरान, अफगानिस्तान बदलते देर नहीं लगेगी। 2 कंट्री बने थे 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान। एक में राजनीति जिंदा है और दूसरे में नहीं है। इससे अच्छा और शानदार एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अब देख लीजिए कि किसको राजनीति करनी है और किसको नहीं। That's it. बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि समापन के लिए जितना अच्छा एक कमेंट आना चाहिए था वो आ गया। और तस्वीर को अगर हम तुलनात्मक रूप में देखेंगे, दुनिया के कई देशों का उदाहरण आपने दिया, पुष्पेंद्र, बहुत अच्छा है। भारत के अंदर भी एक दूसरे राज्यों से तुलना करेंगे तो बहुत सारी बात स्पष्ट होगी। बस एक अंतिम टिप्पणी के साथ मैं इस चर्चा को यहीं विराम दूंगा कि हम जब भी कोई बात कहते हैं तो हम ये मानकर कहें कि वो मेरी अवधारणा है, मेरा अनुभव है, मेरा परसेप्शन है। इन दिनों मैं एक दिक्कत ये देखता हूँ कि मैंने कुछ अनुभव किया तो मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि पूरी दुनिया ऐसा ही सोच रही है। समाज विभाजित हो गया है, आग लग गई है, गिरावट हो गई है। ऐसा नहीं होता। ये हमारा विचार है, मेरा अनुभव है। हो सकता है दूसरे का अनुभव इससे एकदम इतर हो, और उसके अनुभव को भी सम्मान देना, स्थान देना। एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि अपनी संस्कृति संवाद की संस्कृति रही है। संवाद से हम आगे बढ़े, चाहे वो जनक याज्ञवल्क्य संवाद हो, शंकराचार्य और माँ भारती का संवाद हो, या अर्जुन कृष्ण का संवाद हो, या राम रावण और राम कुंभकर्ण का संवाद हो। संवाद की अनिवार्यता, संवाद की प्रमुखता, संवाद का महत्व रहा। चारवाक जो लोकायत दर्शन के जनक थे, और एक ऐसे समय
जब पूरी विचारधारा एक अलग हुआ करती थी, वो कहते थे रणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब जो है ये शरीर ही है। और भौतिकतावादी दर्शन जिसका आज हम लोगों को प्रत्यक्ष सामना करना पड़ रहा है, वो उस युग में वो ऐसा कहते थे। लेकिन ऐसी भी बातें सामने आती हैं कि उस अवस्था में भी, उन बातों को रखते हुए भी, जब वो सभा में बोलते थे तो उन्हें ससम्मान सुना जाता था। एक विचार को एकदम से खारिज कर देना, ये ऐसा कभी नहीं रहा। मेरे ख्याल से आज भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसा सोच रहे हैं, पूरी दुनिया ऐसी हो गई है, ऐसा नहीं है। और हमारे साथ वत्सल जुड़े हुए हैं और आप अंत में आए हैं। आप बहुत संक्षेप में वत्सल अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अब हम लोग समाप्ति की ओर। नहीं, आप सब इतने सीनियर हैं कि मैं हार्डली 1 मिनट लूंगा। मेरी हालत में जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था वो आपको डेमोक्रेसी और पत्रकारिता दोनों बता रही होगी, ठीक है। मेरे मुंह बंद थे लेकिन मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। तो यही इस वक्त सच्चाई है, जो टेलीविजन की सच्चाई है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने शास्त्री जी, नेहरू जी, वाजपेयी जी और तमाम उदाहरण दिए। मैं नहीं जाता क्योंकि नई जनरेशन जो है और जो अगला वोटर है वो भी उसमें नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो भी उतना पढ़ता नहीं। सवाल एक आया कि आज दो बड़ी चीजें हैं कि एक तो पत्रकारिता दिवस है और एक आज मोदी जी के 7 साल पूरे हो गए। तो उत्पल देव कौशिक का ना होना सबसे बड़ा अखरता है 7 साल होने पे। सबसे पहले तो उनको बधाई देना है अनौपचारिक तौर पे, तो उनको दे दी जाए बधाई। और बाकी लोग तो चूंकि मॉडरेट रहते हैं। मैं एक चीज कहूंगा कि बहुत व्यवहारिक बात बोलता हूँ। पत्रकारिता दरअसल पैसे पे उलझ गई है। देखिए, चैनल चलाना है, पोर्टल चलाना है, अभी शायद रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है, आई डोंट नो ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि यार चैनल चलाना है ना, संस्थान चलाना है ना, पोर्टल चलाना है ना, पैसा चाहिए। पैसा जनसंपर्क देगा। जनसंपर्क कौन चलाता है? या तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि आपको आपके पीछे लगे 40 लोगों को संभालना है। एक आदमी के पीछे 4 लोग हैं। तो हम ये बदलाव और मूल्य की बात करते हैं ना कि ये बोफोर्स हमको बड़ा पसंद आया, हवाला कांड हमको बड़ा पसंद आया, हमको बहुत सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, उसकी डायरी, जैन डायरी और ये सब मैंने बहुत सारी चीजें लिख के रखी थी। लेकिन कुल मिला के लब्बुल हुआ भी है कि अब चीजें बदल गई। और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं कि अब चीजें इससे ज्यादा बुरी तरीके से बिगड़ेंगी। क्योंकि देखिए, ये शतरंज का खेल है। आपने 2 प्यादे चले, उन्होंने घोड़ा चला, आपने ये चला, तो ये सब चीजें होती रहेंगी। और लेकिन हम लोगों को अपना अस्तित्व बचाने की बात है। मैं इसमें बहुत व्यवहारिक बात कहता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है एक पत्रकार की नौकरी बचना, एक पत्रकार का जीवित रहना, एक पत्रकार का। सर आपसे आग्रह करूंगा बहुत संक्षेप में। बस ठीक है, चलिए तो मैं अपनी सभा यहीं समाप्त कर देता हूँ संक्षेप। जय हिंद जनाब। और मैं शुरू से ऐसा था, मैंने इसीलिए तत्काल कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी लेकिन आखिर में काम भी करने हैं इस चर्चा के अलावा। और आखिर में एक बात बोलूंगा, सत्यन अंग्रेजी जरा कम, माखनलाल में जैसा था वैसा रहा कर, और गंजा हो गया, बाकी बातें फोन पे करेंगे। सभी को जय हिंद जनाब। ये आप गंजा नहीं हुआ। धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्ते, गुड बाय। थैंक यू श्याम जी।